वेलकम बैक। आप लोगों की काफी डिमांड थी सर कि 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी चैप्टर मैथ में स्पेशली यानी क्लास हाई स्कूल में आ रहे हैं, सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वन शॉट वीडियो बना दीजिए। तो आप लोगों की डिमांड पे आज मैं आपको जितने भी चैप्टर आपके हाई स्कूल में है मैथ में, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, सारे के सारे हमारे पास में क्या है, मैं सारे के सारे यानी कि यहाँ पे फॉर्मूले आपको क्विकली कराता हूँ। आप केवल आगे यानी कि आप वहां पे किताब निकाल के बैठ जाइए, फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे कराता हूँ। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या के फॉर्मूले कौन कौन से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास में है वो है हमारे लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये क्या बताती है, अगर तुमको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पे तुमको पूरा हमारे पास में चैप्टर मिल जाएगा। मैं सारे फॉर्मूले आपको कराता हूं। तो यूक्लिड डिवीजन यानी कि एल्गोरिदम से हमें दो बातें पता चलती थी, किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे निकाला जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और किसी भी जो हमारे पास में कोई भी हमारे पास जो डिवाइड का फॉर्मूला होता है। तो इससे हमारे पास में क्या पता चला था, यानी कि डिवाइड, यानी कि जो हमारे पास में डिवाइड का सूत्र होता है, डिवाइड का सूत्र मिला था। यानी डिवाइड का सूत्र मतलब कि कोई भी डिवाइड का सवाल हमारे पास सही है दरअसल गलत है, इसका फॉर्मूला पता चला था। एचसीएफ में क्या होता था, देख लीजिए ध्यान से, हमारे पास में जो दो नंबर का एचसीएफ निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, जैसे यानी 8 और 12 का एचसीएफ निकालना होता है। तो यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर देते हैं हमारे पास में। तो 8 कम 8 बच गया, 4 बच गया, ये 4 इसको फिर से डिवाइड कर देगा तो 4 दूनी हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 हो गया, खट हो गया। तो जिस नंबर ने जीरो बनाया है हमारे पास वो क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कितना हमारे पास आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये तो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है यूक्लिड डिवीजन एक फॉर्मूले से हमारे पास में। अब ध्यान से देखिए हमारे पास डिवीजन सूत्र क्या कहता है, जैसे कि हमने 5 से 7 को भाग करना है, तो 5 कम 5 कितना बच गया हमारे पास में, 7 में से 5 चला गया, 2 बच गया। देखो तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, कोएफिशिएंट बोलते थे, कोएफिशिएंट बोलते थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिवाइजर बोलते थे, ये डिवाइड कर रहा है डिवाइजर। इसको क्या बोलते थे, डिविडेंड बोलते थे, डिविडेंट बोलते थे, डिविडेंट। और इसे क्या बोलते थे हमारे पास में, रिमेंडर बोलते थे, हिंदी रिमाइंडर। हिंदी वाले बच्चों के लिए इसको क्या बोलते थे हम लोग, भागफल बोलते थे। इसको बोलते थे हम लोग क्या, शेष फल बोलते थे। इसको बोलते थे हमारे पास में क्या, भाजक, जो भाग दे रहा है। और इसको बोलते थे हम लोग क्या, भाज्य बोलते थे। तो इसमें एक रिलेशन आता था, देखिए भाजक को हम लोग स्मॉल बी से दिखाते थे, डिविडेंड को हम लोग कैसे दिखाते थे, ए से दिखाते थे, भागफल को क्यू से दिखाते थे, शेषफल को स्मॉल आर से दिखाते थे। तो रिलेशन आता था हमारे पास में ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, ये हमारे पास में आता था। देख लीजिए बी क्यू यानी कि बी यानी इसको, और क्यू यानी कि हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 कम 5 और नीचे वाला आर जोड़ दो, 5 2 7, नीचे वाला अंदर वाला मिल जाएगा। तो ये जो लिखा है ना, इसी को बोलते हैं यूक्लिड का सूत्र। क्या बोलते हैं, यूक्लिड का सूत्र, यानी कि फॉर्मूला ऑफ यूक्लिड बोलते हैं। यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसके बारे में कुछ और बात समझ लीजिए। हमारे पास में क्या, यहाँ पे जो आर है, आर क्या हमारे पास शेषफल है यानी कि रिमाइंडर है। ध्यान देखिए ये जो आर का मान होता है ना, आर का मान हमेशा या तो ये 0 के बराबर होगा, या फिर आर का मान हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा किसके, 0 से। भाई आर का मान यहाँ पे या तो घटाने के बाद 0 आ जाएगा, या तो घटाने के बाद 0 से ज्यादा आएगा हमारे पास। इन दोनों को मिला 0 से ज्यादा हमारे पास में आर का मान आएगा, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बात ये याद रख लीजिए, काफी क्वेश्चन हमारे पास में आता है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और, ये एमसीक्यू में आएंगे। यहाँ से बच्चों को मैं आपको लिए एक एमसीक्यू वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, इसको कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एमसीक्यू वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या है, सही है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आर है, यहाँ पे हमारे पास में की है, बी है। तो आर और बी में रिलेशन क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, आर बी में रिलेशन हमारे पास ये होता है कि जो आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू यानी यहाँ वाली वैल्यू, ये आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, छोटी होती है किससे, बी से। भाई छोटी नहीं होगी तो एक बार पहाड़ा और पढ़ देंगे, कम हो जाएगा। आर की वैल्यू बी से हमेशा क्या होती है, छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना, हमेशा छोटी होगी। बराबर भी नहीं होगी, बराबर होगा तो हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा, टेबल पढ़ के हम लोग एक बार और पढ़ देंगे, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर बी की वैल्यू हमारे पास 3 है तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 हमारे पास में हो सकती है। ये चीज हम लोग फॉर्मूले यानी क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो इतनी बातें हमारे पास में याद रखना। इधर आ जाइए, एचसीएफ के बारे में कुछ बातें मैं आपको क्विकली और बताता हूं। आई थिंक यहां तक आ रहा होगा, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान देख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आई थिंक यहां तक आ रहा होगा, एक बार आप कंफर्म कर लें, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, एचसीएफ के बारे में एक बात और देख लो, चैप्टर यहां खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो नंबर है ए और बी, इन दोनों नंबर के एचसीएफ निकालना है। तो मान लीजिए इन दोनों नंबर का मैंने एचसीएफ निकाला और इन दोनों नंबर का मैंने निकाल लिया एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो लोगों ने क्या देखा
कि जो दो नंबर हैं उनका आपस में जो मल्टीप्लाई है इन्हीं दो नंबर से निकले हुए यानी कि HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये हमारे लिए फॉर्मूला बन जाता है। यहां से एक्सरसाइज के सवाल लगते हैं, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है सीधा MCQ में, ठीक है ना। कि यानी कि हमारे पास में कई बार यहां से सीधा हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, जो भी दो नंबर हैं उन नंबर का मल्टीप्लाई और उन्हीं नंबर से बने हुए निकले हुए HCF और LCM का मल्टीप्लाई, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां से क्वेश्चन आते हैं। पर भैया चैप्टर नंबर खत्म, नंबर सिस्टम इस चैप्टर के लिए आना चाहिए। तो नंबर सिस्टम की वीडियो मैंने बना रखी है, उसको जाकर पहले में चेक कर लीजिए। तो पहले चैप्टर में हमारे पास ये फॉर्मूले ये टिक आती है, तो आप लोग पूरा चैप्टर आसानी से कर पाएंगे। बस हमारे पास में ये देख लीजिए। और दो टर्म हमारे पास और देख लीजिए चैप्टर हमारे मिलेंगे, टर्मिनेटिंग और हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब होता है हमारे पास में शांत और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है अशांत। ये कई बार वर्ड रिपीट करते हैं, देख लीजिए क्या है। शांत का मतलब होता है जो यानी कि P/Q की शक्ल में हो, जिसको डिवाइड करने पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि 8 अपान का हमारे पास में कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो 2 भागे 8 करेंगे आप, तो 2 चौको हमारे पास कितना जाएगा, 8 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो मैं बोलूंगा कि 8/2 हमारे पास में क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। हो सकता है कि दशमलव के कोई अंक बाद काटना पड़े, लेकिन कट जाएगा पूरा पूरा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिव बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिव आसान किसे बोलते हैं, जब दशमलव के यानी कि पूरा पूरा हमारे पास में नहीं कटता है। जैसे कि 10/3 इसको आप लोग डिवाइड करके देखेंगे, कभी नहीं कटेगा, तो हमारे पास में क्या कहलाता है, आसान कहलाता है। इतनी बातें चैप्टर नंबर 1 में बताता है। तो लोग कोई भी क्वेश्चन हिला दोगे तो इसको लिख लीजिए, हम लोग चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूले देते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, तो अब हम लोग पॉलिनोमियल जो चैप्टर होता है इसके सारे फॉर्मूला देखेंगे। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले टाइप्स आते हैं, तो टाइप्स में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं क्विकली। यहां पे देखिए ध्यान से, तो हम लोग जीरो जॉब पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पे समझ लीजिए हमारे पास में क्या, कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होते हैं, और क्यूबिक, क्योंकि इनके बारे में बात होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास में क्या होते हैं। लीनियर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग रैखिक, क्या बोलते हैं, रैखिक। और पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग क्या, बहुपद। और क्वाड्रेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं, द्विघात। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या, बहुपद हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक को बोलते हैं हमारे पास क्या, जहां पावर 3 होती है, जहां पावर क्या हो हमारे पास में 3 हो। आओ देखो ध्यान से, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जहां पे जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, एक्स और वाई जो हमारे पास में होते हैं ना वेरिएबल, उनकी पावर कितनी हो, उनकी पावर जो हमारे पास में है अगर 1 हो पावर, तो उसको बोलते हैं लीनियर। और जब हमारे पास पावर की वैल्यू 2 हो तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और पावर की वैल्यू 3 हो से क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक क्यूबिक बोलते हैं। जैसे हमारे पास में लिखा है ax प्लस का b y प्लस का c, ये हमारे पास में क्या है, इक्वल टू 0 मत करना, नहीं इक्वेशन हो जाएगा। ये हमारे पास में कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात में क्या कहलाता है, जैसे कि ax² प्लस का bx प्लस का c, ये हमारे पास क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। क्यूबिक में क्या होता है, जैसे कि ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है क्यूबिक, क्योंकि पावर क्या हमारे पास वेरिएबल की 3 है। चलो आ जाओ, तो पॉलिनोमियल में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास होता है वो जीरो जॉब पॉलिनोमियल होता है, बहुपद के शून्यक। देखिए जैसे मान लीजिए, लेट कर लीजिए, मानना हमारे पास में क्या है कि अल्फा बीटा और गामा ये हमारे पास क्या है, जीरोज हैं। क्या है हमारे पास में है, ये हमारे पास में है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉली हमारे पास में नोमियल, ध्यान समझते रहिए, हमारे पास में नोमियल्स। देखिए अगर अल्फा बीटा और गामा हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पास गामा है, अल्फा बीटा गामा हम लोग मान लेते हैं कि जीरो जॉब पॉलिनोमियल है। अब जीरो जॉब पॉलिनोमियल जिसको नहीं पता वो भी देख लीजिए यार, क्या ही मैं बताऊं। देखिए ध्यान से, जीरो जॉब पॉलिनोमियल पता क्या होते हैं ना आप लोगों को। देखिए ध्यान से, इसको लिख लिया होगा, आई थिंक इसको लिख लिया होगा, इसको लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया। देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास में क्या होते हैं, देखिए जैसे लिखा है x² प्लस का 7x प्लस का हमारे पास में कितना लिखा, हमारे पास में लिखा हमारे पास में मान लीजिए 10 है। इसको सॉल्व कीजिए हमारे पास में, तो x² 5 दूनी 10, तो 5x प्लस का 2x प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस का 5 हमारे पास में आ जाएगा। तो एक ब्रेकेट में x प्लस 5 आ गया, एक ब्रेकेट में हमारे पास में x प्लस 2 आ गया। तो इसको इक्वल टू अगर हम लोग 0 करेंगे उधर, तो x बराबर माइनस का
5 आएगा, यहाँ कितना आएगा हमारे पास x बराबर माइनस का 2 आएगा। तो ये जो x की 2 वैल्यू आई है माइनस का 5 माइनस 2, यही वैल्यू कहलाती है क्या, जीरोज। ये वैल्यू क्या कहलाती है, जीरोज। इन्हीं वैल्यू को हम लोग क्या माने यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा। कोई दिक्कत नहीं किसी को ना हमारे पास में। तो ये जो जीरो हमारे पास निकल के ही ना, अल्फा बीटा हमारे पास में क्वाड्रेटिक में निकलता है, यानी कि जब हमारे पास 2 घात होते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण में। और अल्फा बीटा गामा कहाँ निकलता है हमारे पास, क्यूबिक में निकलता है, जब पावर 3 होती है, अभी हम बात करेंगे। तो जब मैं कभी भी अल्फा बीटा गामा लिखूं तो समझ जाना एक समीकरण को, एक पॉलिनोमियल को हल करने के बाद जो उसकी वैल्यू आती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। तो लोगों ने यार एक बात चेक की कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं, अगर उनको मैं अल्फा बीटा गामा निकालूं तो इनके लिए कुछ फॉर्मूले बने। पहला फॉर्मूला बना हमारे पास में किसके लिए, पहला फॉर्मूला बना हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, यानी कि द्विघात यानी कि बहुपद के लिए हमारे पास में फॉर्मूला बना। तो द्विघात बहुपद यानी कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इसके लिए फॉर्मूला बना। क्या बना, फॉर्मूला ये बना कि जो अल्फा प्लस बीटा का योग है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि इनके जो सोल्यूशन निकल के आएंगे, इसका जो हल करेंगे तो सोल्यूशन जो निकल के आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, मूल। तो जो मूल निकल के आएंगे, जो इनका योग है, ऐसा देखा गया कि जो इसका योग है माइनस बी अपान ए होता है। कितना होता है, माइनस का बी अपान ए, काफी इंपॉर्टेंट है, माइनस का बी अपान ए। यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इस समीकरण को हल करो, हल करने के बाद उसमें अल्फा और बीटा यानी इन वैल्यू को जोड़ो, इसका मान माइनस बी यानी x का जो गुणांक है उसके पहले माइनस लगा लो, और x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको लिख दो, इन दोनों को अपान कर लो, ये दोनों बराबर आएंगे। पहला फार्मूला यहां से ये मिल गया, यानी कि जो शून्य का जोड़ है माइनस बी अपान ए होगा, ठीक है ना। इसको किताबों कई बार लिखा होता है कोफिशिएंट ऑफ बी कौन है, x है, तो हिंदी में लिख दूंगा, यानी कि गुणांक होता है ये, गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक ऑफ x, और नीचे हमारे पास में क्या होता है, गुणांक ऑफ x स्क्वायर, गुणांक को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास में होता है। उसके बाद ये देखा गया कि अगर अल्फा इंटू बीटा यानी कि दो जो हमारे पास जीरोज हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी वैल्यू आती है हमारे पास में सी अपान ए। कितनी हमारे पास वैल्यू आती है, सी अपान ए। देखिए याद करने तरीका क्या है, दोनों में ए नीचे रहेगा, ऊपर बी और ऊपर सी रहेगा, पहले वाले माइनस है, दूसरे वाले हमारे पास माइनस नहीं, केवल हमारे पास में क्या है, सी है। तो बी सी अपान हमारे पास ए होगा जब हमारे पास में क्या होगा, दोनों यानी कि किसमें होंगे, इनटू होंगे। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी कि हमारे पास अचर पद है, यहाँ पे अचर लिख लोगे, नीचे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये हमारे पास में होते हैं, यानी कि जीरोज जो होते हैं उनका सम इतना होता है, उनका मल्टीप्लाई इतना होता है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया है। इसका साल ले लीजिए, मैं आके आपको कुछ बातें बताता हूँ, ले लिया, आगे देखो। देखिए तो ये कहानी तो किसकी हो गई हमारे पास, ये कहानी हो गई हमारे पास में किसकी, क्वाड्रेटिक की कहानी हो गई। अब देखिए क्यूबिक की कहानी, देखिए ध्यान से, क्यूबिक यानी कि अगर हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, यानी जिसकी पावर 3 होती है, तो उसके लिए हम अल्फा बीटा गामा का जो हमारे पास जीरोज होती है इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो उस कंडीशन में हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक सेकेंड फिर से लिख देता हूं आपके लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा हमारे पास में होता है, ठीक है ना, अल्फा बीटा, यहाँ पे तो अल्फा बीटा था, यहाँ पे गामा है, इसकी वैल्यू हमारे पास सेम होती है, यानी कि माइनस का बी अपान कितना होगा, माइनस का बी अपान ए होगा, और अल्फा बीटा गामा प्लस का गामा, और जो हमारे पास में अल्फा होता है, अल्फा बीटा गामा, और गामा हमारे पास में अल्फा बीटा गामा। देखिए आगे हमारे पास में जो अल्फा बीटा और बीटा गामा, और जो हमारे पास में गामा अल्फा होता है, देखिए बीटा मिल रहा है हमारे पास में, यहाँ पे गामा मिल रहा है, तो अल्फा बीटा गामा, और हमारे पास में गामा अल्फा, इनकी जो वैल्यू होती है हमारे पास में इससे मैच करती है, इंटू वाले में सी अपान ए होती है इसकी वैल्यू, तो सी अपान में ए हो गया। लेकिन अल्फा इंटू बीटा इंटू जो गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, दिस इज माइनस डी अपान का ए। इन चीज वैल्यू को सब लोग याद करेंगे, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताने वाली बात थी हमारे पास पॉलिनोमियल में, मैंने आपको बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे हमारे पास में आते हैं। एक चीज और आती है मैं इसको बता दूं, तो अल्फा बीटा गामा कितना हमारे पास में होता है, इनटू में माइनस का डी अपान ए होता है। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाल के लिखेंगे, यहाँ पे पक्का आपके बाद चांसेस है, आपकी बार बोर्ड एग्जाम पक्का आएगा। देखिए अगर हमारे पास में जीरोज दिए गए हों, जीरोज क्या हो, गिवन हो, गिवन मतलब कि दिए गए हों, ठीक है ना, जीरो मतलब क्या होता है, शून्य।
तो मैंने कहा शून्य देने होने पर यानी कि हम लोग बहुपद कैसे निकालें, बहुपद यानी शून्यक से बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है, ध्यान सुन लीजिए। शून्यक से बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है, ध्यान सुनो। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, बगल में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। छापो इसको, कई बार बोर्ड एग्जाम ये आया है तो मैं चाहता हूँ लिख लो, इससे सवाल भी हमारे पास में आएंगे। जब शून्यक दिए गए होंगे, ठीक ना, यानी कि नंबर, शून्य मतलब क्या, संख्याएं, रूट वैल्यू एक्स के मान दिए रहेंगे, एक्स के मान दे रहेंगे और उससे बहुपद निकालने की बात करेगा, तो वहां पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, बगल में एक्स लिखेंगे, प्लस का हमारे पास में क्या रहेगा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे अल्फा प्लस है, अल्फा प्लस बीटा, एक्स इंटू यहाँ पे प्लस हमारे पास आ गया, यहाँ पे अल्फा इंटू में क्या है, बीटा है। जब शून्य दे रहेंगे बहुपद निकालने की बात होगी। बस इस चैप्टर में भैया इतना ही था, मैंने क्विकली आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर नंबर हम लोग अगला देते हैं जिसमें काफी ज्यादा फॉर्मूले आएंगे हमारे पास में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे बाद क्वेश्चन नहीं आएंगे, ले लीजिए सर। तो यहाँ पे हम लोग अगला चैप्टर लेते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चाहे हमारे पास यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये चैप्टर होता है। इसके जो फॉर्मूले हैं, जो ट्रिक हमारे पास, काफी अच्छा काम करेगा। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखिए हमारे पास में फॉर्मूले के तौर पे, मानक समीकरण, मानक समीकरण यानी कि हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन, ध्यान समझिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल होता है, इस चैप्टर के मानक समीकरण क्या होते हैं। तो इसका मानक समीकरण होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेना। अब इसमें यानी कि a को 1, इसको b को 1, यहाँ पे c लगा लेना। अगला हमारे पास होता है a2x प्लस का b2 y प्लस का c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मानक समीकरण होता है a1x प्लस का b1 y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2 y प्लस का c2 इक्वल टू 0। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन ये हो गया मानक समीकरण। आगे ध्यान सुनो, देखिए अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जब कभी भी हम लोग दो लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण को हल करते हैं और हल करने के बाद उसको हम लोग ग्राफ पे दिखाते हैं, तो ग्राफ पे दिखाने के बाद वहां पे दो लाइन बनती हैं। अब वो जो दो लाइन होती है ना, वो दो लाइन के हिसाब पे कुछ बातें होती हैं। तो दो लाइन जो ग्राफ पे बनती है, जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो राइट लाइन मिलेगी, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, इसको मिलाएंगे दो लाइन मिलेंगी। तो इस दो लाइन के आधार पर कुछ बातें निकाली गई हैं। उस बात से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, हमेशा यहाँ से 5-6 नंबर क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और एमसीक्यू जो यानी कि एक के नंबर वाले होते हैं, जो एमसीक्यू जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो तो भर भर के आएंगे हमारे पास, हमेशा 100% भर भर के हमारे पास में आएंगे। ध्यान से देखिए, सुनो। तो इन क्वेश्चन को हल करने के बाद c1 इक्वल टू 0 ग्राफ पे जब हम दिखाएंगे, जो दो लाइनें मिलेंगी, अगर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये हमारे पास में है और एक लाइन ये प्रतिच्छेद कर देगी, अगर ऐसा है तो इसके बारे में क्या क्या बातें सत्य हैं, ध्यान सुनो। बात नंबर 1 जो कि सत्य है, क्या, अगर दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो सोल्यूशन होते हैं ना, वो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन कहलाते हैं। नंबर 1, यूनिक को बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलेंगे हम लोग, अद्वितीय, यानी जो सोल्यूशन होगा कैसा होगा, अद्वितीय होगा। इसको कुछ लोग वन सोल्यूशन भी बोलते हैं, वन सोल्यूशन यानी कि उसमें केवल एक ही सोल्यूशन तैयार होता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ध्यान सुन लीजिए, अगर दो रेखाएं अगर कट गई जो यहां से मिलेंगी, तो वहां पे हमारे पास में क्या होते हैं, वो कंसिस्टेंट कहलाती हैं, कंसिस्टेंट कहलाती हैं, कंसिस्टेंट। हिंदी में बोले तो संगत, क्या बोले, संगत। ध्यान दे दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ग्राफ पे जो दो लाइनें बनेंगी, अगर एक दूसरे को काट रही हैं, तो वहां पे उसको बोलते हैं कि संगत है। ये क्या है, संगत है, ठीक है। अब अगर जो हम इस कॉलम में छोड़ता हूं अभी कुछ समय के लिए, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। समांतर लाइनें, यानी कि अगर एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन इसके के समांतर चली गई, तो इनके बारे में क्या बोला गया। बात नंबर 1, बात नंबर 1, यहां पे नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन बोले तो कोई हल प्राप्त नहीं होता, यानी कि यहां पे कोई हल प्राप्त नहीं होता, यानी यहां पे हमें क्या होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा अगर दो लाइन क्या है, पैरेलल हैं। और अगर दो लाइन पैरेलल हैं, आमने सामने हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, यानी कि असंगत होती हैं। क्या होती हैं, असंगत होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट है ना, अंत तो है ना, अनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट,
कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हमारे पास में होती है, यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, संपाती रेखा क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक लाइन हमारे पास ये है तो दूसरी जो लाइन हमारे पास है ना इसके जस्ट ऊपर ही आ जाए, यानी कि दूसरी लाइन हमारे पास इसके जस्ट ऊपर आ जाए तो उस कंडीशन को संपाती बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या क्या हमें पता होता है, उस कंडीशन में नंबर एक पे पता होता है हमारे पास में क्या कि हमारे पास में क्या है, यानी कि इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन हमारे पास में, मेनी सोल्यूशन यहाँ पे कई सारे हल प्राप्त होते हैं, यानी कई हल प्राप्त होते हैं हमारे पास में, कई हल प्राप्त होते हैं। और नंबर दो हमारे पास में ये कंसिस्टेंट हमारे पास रहता है, यानी कि संगत रहता है। ये बात भैया आप नोट कर लीजिए। दो लाइन, ये लाइन कहां से मिलेगी मैं फिर से बता देता हूं, जो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन होती है a1x प्लस का b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये वाली, इनको हल करने के बाद ग्राफ पे दिखाओगे तो वहां से मिलती है, आपने चैप्टर पढ़ा तो अच्छे से मालूम होगा। अब देखिए ध्यान से, यानी लाइन मिलेंगी तो हमारे पास ये बातें पता चल जाएंगी। यानी क्या हमने सीखा, यानी इन लाइन के आधार पे ये बातें पता चलती है हमारे पास में। यार ये बातें पता करने का एक तरीका और निकाला गया सीधा समीकरण को देखते हुए। वो तरीका क्या था मैं इधर बताऊंगा। यहां पे x का गुणांक क्या है हमारे पास, a1 a2 है, y का गुणांक यानी कोफिशिएंट कितना हमारे पास b1 b2 है, और ये कांस्टेंट टर्म होती है अचर पर c1 c2 है। तो इनके आधार पे कुछ बातें निकाली गई हैं, यानी अब हम लोग ये बातें ना इन रेखाओं को देख कर नहीं पता करेंगे, इनको देख के बता देंगे। देखो कैसे, अगर a1 अपान a2 का जो रेशियो है नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो तो हम बोलेंगे उस कंडीशन में वहां पे जो समीकरण होंगे वहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वो कंसिस्टेंट होगा, यानी शॉर्टकट तरीका पता चल गया। अब ये क्या है सर, देखिए मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 इक्वेशन लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखे ध्यान से, x के गुणांक क्या होते हैं a1 अपान a2, तो यहाँ पे कितना है पास 2/4 है, और y गुणांक कितना हमारे पास होता है b1 b2, यानी कि 3 अपान कितना हमारे पास में 8 है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, यहाँ पे 1 कटेंगे 3/8। क्या ये बराबर है, नहीं है ना, तो पक्का है, यानी इसके जो सोल्यूशन होंगे ना वो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ये हमारे पास यूनिक होगा, और ये क्या होगा हमारे पास में कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ये चीज बता रहे हैं। यानी सीधा समीकरण देख के हमें बताना सीखा जा सकता है। समीकरण को देखिए, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट अगर इक्वल टू हमारे पास में नहीं है तो बोल दिए हमारे पास में वो, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट हो गए। इससे भी पता चल गया, यानी ये बवाल नहीं करने सीधा, यानी क्वेश्चन देखो उनके कोफिशिएंट उठा लीजिए, गुणांक उठा लीजिए, अगर दिख रहा तो हमारे पास में कहानी हो जाएगी। अगला हमारे पास में क्या है, यानी कि ये कहानी कब होगी, यानी कोई हल कब नहीं मिलता है, जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 तो हो, बट ये नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो। नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या हो, c1 अपान c2। यहाँ पे a1 अपान b2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। यहाँ पे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, लेकिन ये वैल्यू c1 अपान c2 के हमारे पास में c1 अपान c2 के इक्वल नहीं होती है। अब ये सर कैसे समझे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए x गुणांक कितना है पास 2/4, तो 2/4 हो गया। यहाँ कितना है पास 4/8, तो 4/8 हो गया हमारे पास। ये कितना है 18/20, 18 कितना 20 आ गया। 2 एकम 2 दूनी 4, तो 1 बटे हमारे पास 2 हो गया। यहाँ कितना गया हमारे पास में 1/2 हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हो गया। इसको काटो हमारे पास में, तो कैसे काटे 2 से काटो, तो 2 9 18, 2 10 में 20, 9 बटे कितना आ गया हमारे पास में 10 आ गया। यानी कि 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 9 दूनी 18 और 10 दूना 20 हमारे पास आ गया। ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है, नहीं है। तो पक्का है कि यानी ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी है ये हमारे पास में क्या होगा, इस इक्वेशन का कोई हल नहीं मिलेगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा। शॉर्टकट पता चल गया हमारे पास में। संगत का तरीका क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे a1 अपान a2 इक्वल टू होता है पास में क्या b1 अपान b2, और ये भी इक्वल टू होता है c1 अपान c2। यानी कि तीनों चीजें बराबर हो जाए तो हमारे पास में, यानी कि x के गुणांक भी बराबर हो, y गुणांक और c यानी कि कांस्टेंट टर्म, इनका जो रेशियो बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे हमारे पास में क्या हो, कंसिस्टेंट। देखिए ध्यान से, जैसे तीसरी क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या लिखी है हमारे पास में, ये लिखा है 3 अपान 6 ले लीजिए, यहाँ पे 6 अपान 12 लिख लीजिए, यहाँ पे 12 अपान के तरीके 24 ले लीजिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12, 12 24, 1/2, 1/2, 1/2। तो देखिए ध्यान से तीनों हमारे पास कितना आ गई, तीनों इक्वल टू आ गए। तो यानी कि ये हम बोल देंगे कि इस इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिखी है वहां पे कोई हल नहीं मिलेगा, वो हमारे पास में क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है ना।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी कि 1/2 1/2 1/2। तो ये तरीका निकाला गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में ये तरीका था। तो इस तरीके से हमारे पास में आप ये चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। बस इस चैप्टर में हमारे पास यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। वैसे अगर आप चैप्टर पूरा पढ़ना चाहते हैं, मैंने चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी, वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको मैंने पूरा बता रखा है, लेकिन ये चैप्टर में इतनी बातें सीखना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसमें तो वैसे तरीके बहुत है, ब्रज यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक ना, ब्रज गुणन हमारे पास क्वेश्चन हल करने देगा क्या, बहुत कुछ तरीके हैं। स्क्वायर रूट बना के कैसे करते, पूर्ण वर्ग बना के कैसे सवाल को हल करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैंने जो चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्विकली बता चुका हूँ, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ले लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन द्विघात समीकरण में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास में आते हैं, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन वो यानी कि कर लेते हैं। देखिए बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर एमसीक्यू बता दीजिए। देखिए ध्यान से, एमसीक्यू जो होते हैं इसी से बन जाते हैं, यानी जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, यानी जो फॉर्मूले करा रहा हूँ, इसी सबसे एमसीक्यू बनेंगे। देखिए ध्यान से, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन द्विघात समीकरण के सारे फॉर्मूले देते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज मानक समीकरण। मानक समीकरण, मानक समीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, दैट इज ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू हमारे पास में 0, इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि समीकरण इसलिए हम लोग क्या करते हैं 0 कर देते हैं। तो ax² प्लस का bx प्लस का c, bx प्लस का c बराबर 0, ये हमारे पास में क्या है, समीकरण होता है। अब अगर मैं डी पर जाऊं तो इसको हल करने के कई सारे तरीके हैं, है ना, फैक्टराइजेशन तरीका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तरीका है, और हमारे पास सीधाचार्य है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, इसको देख लीजिए। यहाँ तो मैं आपको फॉर्मूले कराऊंगा, ठीक है सारे। तो अब इसको हल करने का जो हमारे पास में श्री धराचार्य फार्मूला है, फार्मूला यानी कि श्री धराचार्य सूत्र, वो क्या है देख लीजिए। अब देखिए क्या निकालने वाले, अगर इस समीकरण से, इस इक्वेशन से हमें x का मान निकालना हो तो उसके लिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करते हैं। श्रीधराचार्य वाज आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी नीड टू प्राउड ऑफ हिम। देखिए ध्यान से, तो देखते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपान का 2a। ये हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपान का 2a हमारे पास फॉर्मूला होता है। ध्यान सुनो, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है b² माइनस का 4ac, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल डी। क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। और इस कैपिटल डी को हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बहुत बढ़िया हमारे पास में। तो मैं इसको डी बोलते हैं तो मैं इसको डी लिख लेता हूँ, डी बराबर b² माइनस का 4ac। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखो मैं जो बोलने जा रहा हूँ, यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में कहानी बनती है। तो देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, देखो सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो भाई, क्या सुनो, ध्यान सुनो। क्या देखा ये गया कि d का मान अगर इक्वल टू 0 हो, या फिर बोर्ड एग्जाम में b² माइनस 4ac का मान 0 हमारे पास कर दे, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो मूल मिलेंगे, मूल क्या होते हैं, मूल को बोलते हैं हम लोग क्या, रूट। यानी जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, देखिए ध्यान से जरा। अगर मैं देखिए ध्यान से इसको 0 मान लूं, इस पूरे टर्म को तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में, x बराबर माइनस का b अपान का 2a मिलेगा। एक ये याद रखिए कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में x की कभी एकलौती वैल्यू नहीं मिलती है। अगर 1 है तो इसको दोबारा फिर उसी तरह उतार लीजिए, तो माइनस का b अपान का 2a मिल गया। तो ये आ गया x के मान आ गए। तो इसके बारे में लिख डालो। देखो अगर हम लोग द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं ना, तो उसमें जो x का मान है हमेशा क्या होता है, वो एक रियल नंबर होगा, यानी कि रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास रूट कैसे मिलेंगे, रूट। तो रूट पहली बात है कि वो रियल होंगे, क्या होंगे, रियल होंगे। और अब की बार क्या है, जब d बराबर 0 है तो अब की बार रियल के साथ साथ में क्या है, ये हमारे पास में क्या है, इक्वल भी है, समान दिखाई दे रहा हमारे पास में। रियल यानी कि वास्तविक, यानी वास्तविक होंगे हमारे पास में, और इक्वल माने हमारे पास में क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा। अच्छा ये हमारे पास हो गया भाई। अब अगला टॉपिक क्या है हमारे पास में, अगला टॉपिक हमारे पास में ये है
कि अगर डी का मान हमारे पास में क्या है, डी का मान बड़ा हो जाए किससे, 0 से, या फिर b² - 4ac का मान बड़ा हो जाए 0 से। 0 से बड़ा कौन नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। सोचो अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा, मैं पूरा नहीं कराऊंगा, ध्यान देखिए। अगर पॉजिटिव नंबर आएगा, मान लो 10 आ गया, तो इस 10 को एक बार प्लस करना है, इस 10 को एक बार माइनस करना है। तो यार एक बार प्लस करोगे तो कुछ और आएगा, माइनस करोगे तो कुछ और आएगा, क्योंकि 2 चिन्ह लगातार बड़े अलग अलग करना पड़ता है। तो कुछ और आएंगे, कुछ और आएंगे, यानी कि 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी। यानी मैं इसको अगर बोलना चाहूँ तो हो सकता है कि x बराबर माइनस का b अपांग 2a तो रहेगा हमारे पास में। जब प्लस से हम लोग क्या करेंगे, प्लस में मान लो इसका सोल्यूशन आता है कैपिटल A, तो कैपिटल A आ गया। अगली बार क्या आएगा, x बराबर माइनस का b अपांग 2a, और मान लेते इसको हल करने के बाद आ गया हमारे पास में कैपिटल A, यानी कि कैपिटल A ही है। लेकिन क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या दोनों मान हमारे पास में सेम आएंगे। भैया माइनस का b अपांग 2a माइनस का b अपांग 2, इसमें जोड़ दे, इसमें घटा दिया, तो जोड़ेंगे तो अलग आएगा, घटाएंगे तो अलग आएगा। और ना अच्छा वैल्यू क्या होगी, यानी कि रूट, देखो रूट, तो भैया हल करने पे आएगा कि नंबर ही नंबर क्या होगा, वो वास्तविक नंबर होगा। यानी इसके रूट तो रियल नंबर ही होंगे, REAL, यानी रियल ही होंगे रूट। लेकिन अब की बार दोनों डिफरेंट हैं, क्या है, डिफरेंट हैं, यानी कि डिफरेंट रूल मिलेंगे। यानी कि वास्तविक तो मिलेगा वास्तविक, लेकिन वो क्या होंगे हमारे पास में, असमान होंगे, असमान होंगे। ये चीज हमारे पास में समझने वाली है, असमान, असमान यानी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। कब, जब डी का मान क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं समय लेके बता रहा हूं। अगली कहानी देखिए ध्यान से, जब डी का मान छोटा हो जाए, डी का मान छोटा हो जाए 0 से, डी का मान हमारे पास में क्या हो गया, छोटा हो गया हमारे पास में, डी का मान क्या हो गया, छोटा हमारे पास हो गया, किससे, हमारे पास 0 से। अब डी का मान अगर छोटा हो जाएगा तो यार एक चीज बताइए, 0 से छोटा क्या होगा, 0 से छोटा यार 0 छोटा माइनस वाले नंबर होंगे। अब यहाँ माइनस कर लेंगे तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया। सुनो भैया, रूट के अंदर निगेटिव जो नंबर होता है ना, इसको सॉल्व करना क्लास 10th में नहीं है, इसको आप क्लास 11th में चैप्टर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, समझे संख्या, वहां पे आयोटा लगा के इसको सॉल्व किया जाता है, वहां की बातें वहां करेंगे। इसको कभी भी रियल नंबर में नहीं काउंट किया जाता है, यानी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हो तो उसको वास्तविक संख्या नहीं बोलते हैं, नंबर सिस्टम वो नहीं आता है, उसके लिए एक अलग दुनिया बनाई गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ संख्या, उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ये इसके इमेजिनरी सोल्यूशन निकलते हैं। इमेजिनरी बोले तो काल्पनिक, काल्पनिक यानी ये हमारे लिए क्या होती है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, यानी यहाँ पे नो सोल्यूशन मिलता है। यहाँ पे क्या है, नो रूट प्राप्त होंगे। नो रूट बोलो, सोल्यूशन बोलो, एक ही चीज है। नो रूट यानी कोई मूल प्राप्त नहीं होते, क्योंकि निगेटिव नंबर को हल करना इसमें नहीं है। तो ये हो गया भैया, इसी से हमारे पास सारे MCQ बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। अब बच्चे कहते हैं MCQ कराओ, वैसे मैं तो MCQ कराऊंगा हर चैप्टर से, यानी कि 50-50 MCQ करा देंगे, 40-50-50, लेकिन भैया इसी से MCQ बनते हैं यार, ये चीज देखिए समझिए, और इससे बाहर हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो इसी सारे MCQ बनते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसका शीर्षक ले लीजिए, हम अगला चैप्टर के MCQ के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। ले लीजिए सर, देखिए तो यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे कराने वाले हैं। तो ध्यान देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से। अब पहले सवाल यही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले मैं कुछ सिंबल के बाद बताता हूँ। देखो किसी भी श्रेणी में अगर चैप्टर को विस्तार से पढ़ना हो तो आप लोग चैनल को विजिट करें, मैं यहाँ पे केवल सारे फॉर्मूला करा रहा हूँ। किसी भी श्रेणी में जो सबसे पहला हमारे पास नंबर लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी कि पहला पद। क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं। इसको हमेशा हम लोग ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए मानते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं सीरियल से इसको बोलूँ ना, तो सीरियल से इसको T1, T2, T3, T4, T5 बोलते हैं। लास्ट तक हमारे पास Tn तक बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक ना, अगर सीरियल से बात करें। अब देखो ये गिवन श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसका एक तरीका है। क्या फॉर्मूला देखो, T2 माइनस का T1 इक्वल टू T3 माइनस का T2। सुनो 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 सुनो, T2 माइनस का T1 इक्वल टू T3 माइनस का T2। अगर ये चीज दोनों हल करो और इक्वल टू हमारे पास हल करने के बाद लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए तो दी गई समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं है। T2 माइनस का T1, T2 कितना है पास में, दूसरा वाला T2 है, यानी कि 4 माइनस का T1 कितना है पास 2 इक्वल टू T3 कितना है पास में 6 माइनस का T2 कितना है पास में, T2 कितना है पास में 4। तो 4 मार्क्स से 2 गया, 2 आ गया, 6 मार्क्स से 4 गया, पास 2 आ गया। क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है हमारे पास में, हाँ, तो पक्का है कि यानी कि अगला टर्म क्या हो जाएगा यार, देखो बड़ा वाला यानी कि एक बड़ा वाला पहला वाला उससे जस्ट दूसरा वाला घट जाता है, ठीक है ना, छोटा वाला। तो T4 से कौन घटेगा, T3 घटेगा। T4 कितना है पास 8, तो 8 माइनस का T3 कितना हमारे पास में 6 से कितना आएगा, 2 ही तो आएगा।
तो यानी कि अगर ये चीज इक्वल टू आ रही है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, तो ये अगर आ रही है तो हम बोल देंगे कि जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है। अरे बबुआ, क्योंकि हमारे पास में आगे तुम लोग पढ़ो गुणोत्तर श्रेणी भी होती है। गुणोत्तर बोले तो क्या हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, उसको आगे देखेंगे तो कई श्रेणीज होती है ना, तो समांतर श्रेणी कैसे बोलेंगे? तो जब ये कहानी होगी तभी उसे समांतर श्रेणी बोलेंगे। अच्छा सुनो, यहाँ T2 माइनस T1 ये जो हमारे पास निकल के आती है ना, इस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग क्या? इस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग क्या? इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या? इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या? बताइए। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वांतर। ठीक है ना, हिंदी देख लेना। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इस वैल्यू कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम लोग आज के बाद स्मॉल डी से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? स्मॉल डी। तो पहले टर्म को ए बोलते हैं, सीरियल से लिखेंगे तो T1 T2 T3 बोलते हैं। ये हमारे पास चेकअप करने का तरीका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इसका जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। क्लियर? और जो अंतिम पद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1000 लिखा है, तो 1000 अंतिम पद है ना, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं। इसको दिखाते हैं, हिंदी बोलते हैं अंतिम। क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। इसको दिखाते हैं कैपिटल स्मॉल एल से दिखाते हैं। तो ये तो एक टोटल इंफॉर्मेशन होगी क्या किसको बोलते हैं। चलिए इसके फॉर्मूले चेक करते हैं। सुनो 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 फटाफट। तो फॉर्मूले का डेरिवेशन भी मैं चैनल पे करा दूंगा आप लोगों को। यहाँ तो मैं सीधा फॉर्मूला लिखाऊंगा। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 देखो, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये पद हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे। अगर हमें ये पता करना, मैं हिंदी में लिख के आपको समझाता हूं। जैसे मैं ये बताना है कि शुरू से एनवा पद शुरू से, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर शुरुआत से तुम्हें कोई पद निकालना, जैसे यहाँ पे चौथा पद कौन है? 1 2 3 4, चौथा पद 8 है। लेकिन अगर इसी प्रकार मैं बोलूं कि स्टार्टिंग से 100वां पद कौन होगा, तो कंफ्यूजन होगी ना। ये तो आसान श्रेणी लिखी तो निकाल भी लोगे, लेकिन अगर श्रेणी बहुत कठिन आ जाए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला बनाया गया कि अगर शुरुआत से कोई पद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, शुरुआत से 9 पद का फॉर्मूला हमारे पास में होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। बउआ क्या है? a प्लस का n-1 इंटू डी। a क्या है? पहला पद। d क्या है? ये अंतर आएगा। n क्या है? जो पद की बात की जाए, 100वां पद की बात की जाए तो यहाँ n की वैल्यू 100 हो जाएगी। आप समझ में आ गई, ज्यादा नहीं बताएंगे। देखिए दूसरा फॉर्मूला देखिए ध्यान से। दूसरा फॉर्मूला हमारे क्या से? शुरुआत से nवां पद को क्या बोलेंगे? यानी कि n टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग। लिख लोगे ना हिंदी में, ये अब की बार अंग्रेजी में आप लोग लिखेंगे। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या है? अंतिम पद का फॉर्मूला यानी कि लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा बताइए? यानी कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बउआ? लास्ट टर्म का फॉर्मूला भैया कॉपी पेस्ट है, a प्लस का n-1 इंटू डी। यानी कि जो इसको किसका फॉर्मूला हमारे पास? कैपिटल N स्मॉल l का अंतिम पद फॉर्मूला निकालना, यानी ये पद निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में, ठीक है ना। ये क्या? a प्लस n-1 इंटू डी, यानी दोनों फॉर्मूले हमारे पास में क्या है? सेम है, ठीक है ना। a प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास हो जाएगा। अच्छा अब सुनो, अंतिम पद हमारे पास 100 है। अगर पीछे से पूछा जाए, यानी कि अब पीछे से, मैंने कहा 10वां पद बताओ, पीछे से, यानी कि पीछे से बोले तो अंत से nवां पद, अंत से nवां पद पूछा जाए कि n से 7वां पद बताइए, अंतिम से 20वां पद बताइए, तो वो कैसे निकालें? तो अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है l माइनस n-1 इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार इसका हम यूज करेंगे। सीधा क्या होता है पास में? l माइनस का l माइनस n-1 इंटू हमारे पास डी। ये क्या होता है? जब हमारे लास्ट पद दिया गया हो उससे हमारे पास में क्या हो? वापस कोई पद निकालना हो। अच्छा भाई, चौथा फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? पदों का योग, यानी कि सम ऑफ टर्म्स, पदों का योग। सुनो भैया, पदों के योग का फॉर्मूला क्या है? इसका डेरिवेशन भी आपको मैं करा दूंगा। पदों का योग, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके 100 तक के नंबर लिखे हैं, तो मैंने कहा इसमें जितने पद आए इसका योग निकालो। अगर भैया अगर चैप्टर ना होता ना तो पूरा बोर्ड पढ़ हमारे पास खत्म हो जाता है ये पद निकालने के लिए, लेकिन फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला का आंसर आ जाता है। तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पद लिखे हैं तो इसके बीच में जितनी पद आए उनका योग निकालना हो तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? दैट इज n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। व्हाट? n/2 a प्लस एल। ये हमारे पास क्या है? n पदों, यानी कि पदों के योग का हमारे पास के फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हम यहाँ से और बना सकते हैं, देखिए ध्यान से। n/2 हमारे पास में a प्लस n का मान, l का मान यहाँ पे चाहो तो रख लो हमारे पास में, तो ये हो जाएगा a प्लस का n-1 इंटू डी। तो फाइनली हमारे पास कितना बन जाएगा? ये n/2 आगे चल रहा था हमारे पास में, a हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस का n-1, तो n-1 हो जाएगा हमारे पास, इंटू कितना हमारे पास में आ गया? डी। ये देखिए ध्यान से। तो दो फॉर्मूले हमारे पास में क्या है? ये हो जाते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास में पदों के योग का ये है, एक फॉर्मूला हमारे पास में पदों के योग का ये है। n/2 2a प्लस का
n माइनस 1 इंटू हमारे पास कितना है d है। ये पदों के फॉर्मूले हो जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है यार। एक चीज में बहुत ज्यादा इस चैप्टर पूछी जाती है, मैं सोचता हूँ एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ बता देता हूँ इस बात को। देखिए ध्यान से, क्या यानी कई बार यार जो हमारे पास इसको शॉर्टकट में यहाँ से ए यहाँ से पी, तो ये इसको ए इसको मैं पी बोलता हूँ, ठीक है ना। एक काम करते हैं, मैं कुछ मिटा दूं, कुछ मिटा दूं, इसको आप लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया झुन 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 झुन। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। एक बात देखिए ध्यान से, आगे क्या मैं बताने जा रहा हूँ। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास में लिखा है ए कामा कैपिटल ए कामा बी, ये हमारे पास में कोई एपी गिवन है, एपी बोले तो ए यहाँ से पी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने कहा इसका समांतर माध्य बताइए, समांतर माध्य। पिछली बार क्वेश्चन आया था अरिथमेटिक मीन, यानी आप मीन बताइए। तो मीन निकालने का क्या है, देखो जो बीच का टर्म होता है वो इक्वल होता है, यानी इन दोनों को योग करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि a प्लस बी अपॉन 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, छपो 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 छपो। क्या ये क्या होता है, यानी कि जो बीच वाला टर्म होता है किनारे के दोनों पदों को जोड़ लो, यानी a प्लस बी कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग फॉर्मूले में, ठीक है ना। अगली बात क्या, अगला फॉर्मूला क्या है, सुनो 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 सुनो। कभी कभी हमें एपी को मानना पड़ता है, एपी को मानना, यानी कि लेटिंग दी एपी, मानना। अगर जब कभी भी हमें एपी को मानना होता है ना, तो क्या मानते हैं इसको, एपी को जो मानना होता है वो मानने का क्रम क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और a प्लस 4d, ऐसे बढ़ाते हुए चले जाओ। ये AP की सीरीज होती है भैया। क्या ये AP में है या नहीं है, जिसको क्या करोगे आप, T2 माइनस का T1 इक्वल टू T3 माइनस का T2 कर लो। अगर मिल जा रहा है इक्वल टू हमारे पास तो है भैया। T2 कितना है, a प्लस डी, तो a प्लस डी माइनस का T1 कितना है पास में a हमारे पास में, T3 कितना है पास में a प्लस का 2d माइनस का T2 कितना है पास में a प्लस का हमारे पास में d है। आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा। तो ये मर जाएंगे, तो यहाँ कितना हमारे पास में d बचेगा, इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस का 2d माइनस का a माइनस का हमारे पास d, ये भसुर जाएंगे, 2d में से एक d चला जाएगा, d बचेगा। तो d बराबर कितना क्या, d आ गया। हाँ, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, AP गिवन है। तो भैया जब AP को मानना पड़ जाए कि AP के 2 पदों का योग 5 है, तो 2 पद क्या लोगे आप, a और a प्लस d लोगे। भैया अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो AP नाउ इज इन योर ओन हैंड्स, अब हाथ में आ गई आपके भैया AP। तो इतने फॉर्मूले आपको रिवाइज होने चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको डेरिवेशन भी करा दूंगा ये सारे फॉर्मूलों का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल चैप्टर की बात करेंगे। देखिए ट्रायंगल चैप्टर हमारे पास में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चा। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास में क्या है, इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है दैट इज सिमिलैरिटी। क्या हमारे पास शुरू होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी इसमें शुरू होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की हमारे पास में समरूपता। हिंदी क्या बोलते हैं, समरूपता, यानी कि 2 समरूपता, यानी कि 2 त्रिभुज हमारे पास समरूप कब होंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। देखिए अगर तुमको पूरा अच्छे से चैप्टर समझना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसको जाके आप विजिट करें। मैं तो यहाँ भी भाई फॉर्मूले कराऊंगा, फॉर्मूले कराने के लिए मैं आपके लिए आया हूँ। लेकिन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं चैप्टर को, सीधा हमारे पास प्लेलिस्ट में जाइए, तुमको बिल्कुल मजा ही आ जाएगा चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है ना। काफी बड़ा चैप्टर हमारे पास, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्विकली समझाता हूँ क्या होता है। जैसे मैं कह दूं कि दोनों त्रिभुज हमारे पास में क्या है, एक दूसरे के समरूप है, तो क्या क्या होना चाहिए। देखो ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर, ये सिमिलर का निशान होता है, ठीक ना, समरूप का, किसके, PQR, यानी किसके, P ये क्या है, Q ये क्या है हमारे पास में, R, PQR, यानी कि जो ABC है, ABC अगर वो PQR के सिमिलर है, यहाँ ट्रायंगल में बनाना भूल गया, अगर ये इनके सिमिलर है तो क्या क्या बातें होती है, ध्यान सुनो। उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं। देखो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है, इस करस्पॉन्डिंग को समझ लीजिएगा। करस्पॉन्डिंग मतलब ये समझिए एक ही दिशा वाली, एक ही दिशा वाली। अगर ये लेफ्ट है तो इसकी भी लेफ्ट, तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उसका रेशियो बराबर होता है। तो A/B जो होगा ये क्या, इसके क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हमारे पास AC, तो AC इसका क्या हमारे पास हो जाएगा, PR ये हो गया। नीचे कितना है पास BC यहाँ कितना हमारे पास QR है, कितना है QR, एक ही दिशा वाली। यानी कि पहली बात ये है कि अगर 2 ट्रायंगल हमारे पास में सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, नंबर 2 बात क्या है, नंबर 2 बात है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब एक ही दिशा वाले, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि जो एंगल A है वो एंगल P, सर क्या एंगल A R के बराबर हो जाएगा, अरे नहीं
एंगल ए आर के बराबर करके सत्यानाश कर लोगे अपना, यानी इनके एक ही दिशा वाले, ये बराबर हो जाएगा। एंगल जो बी है इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी का लेफ्ट है ना ये, तो इसका लेफ्ट क्या हमारे पास क्यू है, तो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, बी वाला क्यू के, सी वाला आर के। और हमारे पास जो एंगल सी हमारे पास में है ये लास्ट वाला यानी राइट वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के। सी वाला किसके हो जाएगा, आर के। तो सी वाला किसके हो जाएगा हमारे पास में, सी या आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल आर हो जाएगा। तो अगर ये 6 इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम बोल देते हैं कि 2 ट्रायंगल हमारे पास में क्या है, सिमिलर है। तो पहली बात ये नोट कर लो, नोट कर लिया। अच्छा, तो यार ये चीज था एक पुराना तरीका, पुराना आपका पुराना रिश्ता है ये पुराना तरीका भैया, पुराना भैया तरीका था। लोगों ने कहा यार अगर 2 त्रिभुज को समरूप दिखा तो ये हम बवाल बार बार करेंगे। अरे नहीं भैया, लोगों ने निकाला शॉर्टकट। क्या निकाला, शॉर्टकट निकाला। क्या निकाला, शॉर्टकट निकाला। शॉर्टकट क्या निकाला, शॉर्टकट क्या निकाला, शॉर्टकट क्या निकाला, शॉर्टकट ये निकाला, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास में कोई भी 2 ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल जैसे ए बी सी पी क्यू आर, तो उसमें तुम बवाल ना करो, 6 चीजें मत निकालो, 6 चीजें ना निकालो, हमारे पास में थी ना 3, ये 3 चीजें। उन्होंने कहा शॉर्टकट समझो क्या, जुन 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 एंड जुन 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 जुन, यहां तक आ रहा होगा जुन जुन, और यहां से हमारे पास में साथ माने चटनी। ये देखिए यहां एस, एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, और यहां पे एक मतलब होता है एंगल, फिर से एंगल और फिर से एंगल। यहां पे एक मतलब होता है एंगल एंड फिर से हमारे पास क्या मतलब होता है, एंगल, एंगल। और यहां पे हमारे पास में साइड, और ये होता है हमारे पास में एंगल, ये हमारे पास में क्या होता है पास में साइड। ध्यान समझिए ध्यान से। तो अगर अब लोगों ने शॉर्टकट तरीका ये निकाला कि दिए गए त्रिभुज में अगर उनकी केवल साइड ही बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारे पास समरूप हो जाएगा, है ना मजेदार। यानी बवाल नहीं करना, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाती है तो त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा, यानी अब बवाल नहीं करना है। यानी साइड बने होता है भुजा भुजा भुजा, यानी भुजा 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 भुजा, यानी भुजा भुजा भुजा, यानी भुजा 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 हमारे पास में क्या है, अगर अनुपात में बराबर है तो दिए गए त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारे पास में, समरूप हो जाएगा। यानी कि अगर ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास में पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू ये क्या हमारे पास में ए सी, ए सी इसका क्या हो जाएगा हमारे पास पी आर, पी आर प्यार, अरे प्यार। और ये हमारे पास में क्या है बी सी, बी सी ये हमारे पास में क्या है क्यू आर, क्यू आर। अगर इनकी साइड ही बराबर हो जाएंगी तो ट्रायंगल जो ए बी सी ओ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर, ये चीज है। एंगल एंगल एंगल, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएं तब भी हमारे पास में क्या है, दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, वो दोनों ट्रायंगल हमारे पास में सिमिलर यानी कि हो जाएंगे। यानी कि अगर एंगल जो ए है वो पी के बराबर हो जाए, और जो हमारे पास में क्या है एंगल जो बी है वो क्यू के बराबर हमारे पास में हो जाए, और जो एंगल सी हमारे पास में अगर एंगल आर के बराबर हो जाए तब भी हमारे पास में दोनों जो हमारे पास में यानी कि ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा बबुआ एक चीज और है, केवल 2 ही एंगल बराबर हो जाए तब भी हमारे पास में सिमिलर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए लेकिन। यानी कि जो एंगल ए है अगर वो बराबर हो जाए किसके, एंगल पी के, और एंगल जो हमारे पास में बी है वो बराबर हो जाए किसके, एंगल क्यू के, तब भी हमारे पास दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। अच्छा बबुआ एक चीज और है, आई थिंक यहां तक आ रहा होगा, एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास में एक एंगल बराबर हो, जैसे मान लीजिए एंगल ए जो है हमारे पास बराबर एंगल पी है। अच्छा एक बात यहाँ गौर देने वाली बात, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, जो एंगल ले लिया है केवल उन्हीं की बगल की भुजाएं ले सकते हो, नीचे वाली नहीं ले सकते हो। क्या गुरुजी फिर से बोलो एक बार, सुनो। जो एंगल ले लिया है अब तुम भुजाएं लेना चाहते हो इस ट्रायंगल में तो उसकी बगल, चलिए तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यानी कि सर्वांगसमता यानी कि कांग्रुएंसी क्या होती है। 2 ट्रायंगल यानी कि 2 त्रिभुज हमारे पास में कब यानी कि हमारे पास में वो सर्वांगसम कहलाएंगे। तो पहले तो इसका सिंबल देख लो, हमारे पास में जो ट्रायंगल ए बी सी है अगर वो कांग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये कांग्रुएंट के निशान होता है, 2 पैरेलल लाइन के जो बराबर का निशान लगाओ ऊपर झुंडू से बनाओ, तो ये हमारे पास हो गया। अगर 2 ट्रायंगल कांग्रुएंट है यानी कि हमारे पास समवांगसम है तो क्या क्या मिलेगा, देखो अब की इनकी जो साइड है ना वो प्रोपोर्शनल में बराबर नहीं होगी, सीधा बराबर होगी, क्योंकि भैया ये फोटो कॉपी होते हैं, बिल्कुल हूबहू एक जैसे हमारे पास में होते हैं। यानी कि जो ए बी हमारे पास में है वो बराबर किसके होगा, हमारे पास में पी क्यू के, और यहाँ पे जो हमारे पास में ए सी हमारे पास वो बराबर किसके होगा, हमारे पास में पी आर के, प्यार के, और जो हमारे पास बी सी बराबर होगा हमारे पास में क्यू आर। इसमें सीधा बराबर होते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू।
और इनके एंगल भी सीधा बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल पी, और हमारे पास में एंगल बी बराबर हमारे पास किसके, एंगल क्यू, और एंगल जो सी हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, एंगल आर के। अगर ऐसा है तो यानी कि त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा, पी क्यू आर के सिमिलर हो जाए। क्लियर बात, क्लियर। आगे आ जाओ। अब इसमें इधर हम लोग समझेंगे थेल्स प्रमेय। क्या समझेंगे, थेल्स, थेल्स, ये एस लिखा है पास में, थ्योरम, THEOREM, थेल्स थ्योरम। बबुआ इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बी का बेसिक का बी, प्रोपोर्शनलिटी का पी और थ्योरम का टी, BPT, BPT। ये क्या है देखिए, थेल्स को हिंदी में थ्योरी ही बोलते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये कोई ट्रायंगल है ABC, गौर करिएगा, तो इसमें 3 साइड हैं यार, ये। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये बोलता है किसी एक साइड के समांतर इसमें तुम एक रेखा कहीं भी खींचो, चाहे यहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो। चलो मैं यहाँ खींच लेता हूँ, नाम दीदा इसको हमने DE। तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक ही तरफ की जो साइड है जो टुकड़ों में बट गई है उसका अनुपात ले लो, यानी कि AD अनुपात कितना, DB। और इधर जो बट गई हमारे पास में AE बट गया किसमें, AE और EC। ये हमारे पास में कहानी होगी, इसी को बोलते हैं BPT, इसी बोलते हैं थेल्स थ्योरम। यानी कि एक रेखा, एक साइड के समांतर एक रेखा तुम कहीं भी खींच दो पैरेलल, तो वो 2 भागों में जहां जहां लाइन को टच करेगी काट देगी, तो एक ही तरफ की रेखा जो 2 भागों में कटती है उसका जो रेशियो है दूसरी तरफ की रेखा जो 2 भागों में कटती है उसके बराबर होगी। अच्छा, इसका एक तरीका और भी सही है क्या, अब ये अगर आपको इसको अच्छे पढ़ना तो भैया पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको साकर बताता हूँ। एक थेल्स प्रमेय में ऐसा भी कर सकते हैं, अभी तो मैं टुकड़ा टुकड़ा लिया, पहले ये लिया फिर बटे ये लिया, अब कि तुम टोटल ले सकते हो, यानी कि AB बटा नीचे वाला, यानी कि हमारे पास में कितना PD इक्वल टू पूरा, यानी कि AC हमारे पास में, और नीचे वाला हमारे पास क्या है EC। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी एक हमारे पास BPT की कंडीशन में हमारे पास में आती है। अच्छा, इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, इसको पलट भी सकते हो हमारे पास में, यानी कि BD ऊपर ले लो BD, और AB नीचे कर लो हमारे पास में, EC अपान का हमारे पास में कितना कर लो, AC कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। बात समझ नहीं आई है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या हमारे पास में, इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसको भी ले लीजिए। अब हम लोग आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हमारे पास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ले लीजिए सर, बउआ नोट पॉइंट डालो, ये भैया इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ CBSE एंड द NCERT इन बोथ ही विल कम। अरे भैया ये आएगा, जल्दी जल्दी डालो भैया। क्या, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि जो हमारे पास जो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, उनका हमारे पास में एरिया बोले तो गड्ढा बोले तो क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल भैया पूछता कभी कभी। देखिए ध्यान से, जैसे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल मौसी है, ये हमारे पास में A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये PQ है, ये हमारे पास में R हमारे पास में है। अच्छा चीज ये बताइए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं कि क्षेत्रफल कब निकलता है यार, दुनिया में कोई भी क्षेत्रफल निकालना हो वो लंबाई इंटू चौड़ाई पे निकलता है। अच्छा, लंबाई भी एक साइड होती है, चौड़ाई भी एक साइड होती है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो साइड बराबर तो घाते जुड़ जाएंगी भैया, तो साइड का होल स्क्वायर कर सकता हूं, इसको नोट करके रखो। एरिया मतलब कि A होता है, यानी कि एरिया कहीं ना कहीं साइड स्क्वायर होता है। देखो अगर मैं यहां से इसमें ध्यान से देखूं तो इनकी साइड हमारे पास में क्या है, AB, और यहाँ हमारे पास करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास में PQ हो जाएगा। यहाँ क्या हमारे पास में AC, इसका करस्पॉन्डिंग कितना हमारे पास हो जाएगा, PR हो जाएगा, PR हो जाएगा। यहाँ कितना हमारे पास में BC है, इसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो ये हमारे पास में QR हो जाएगा। सुनो, केवल Q एक बिंदु है, QR लिखा हो, ये एक साइड दिखाता है, एक भुजा है, और अगर हमने QR का होल स्क्वायर कर दिया तो यानी कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भुजा का होल स्क्वायर कर दिया ना, QR एक भुजा, इसका होल स्क्वायर, और भुजा मतलब कि साइड का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया, एरिया बन गया। यानी होल स्क्वायर अगर आपने कर दिया तो एरिया बन गया बाबू। यानी अगर मैं इनका कर दूं होल स्क्वायर, क्या बोल दूं, होल स्क्वायर कर दूं, तो मिल गया भैया हमारे पास में क्या, एरिया ऑफ, यानी कि 2 सिमिलर ट्रायंगल। यानी कि अब ये हमारे पास क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
ए बी सी रेशियो में लिखेंगे इसको, क्योंकि ये भी रेशियो में लिखा है यार, बट्टे में ये भी लिखा है तो बट्टे में इसको भी लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कितना है पास पी क्यू आर, ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया बउआ, ये फॉर्मूला बन गया भैया, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। इसमें कुछ सीखने वाली बात खत्म हो गया हमारे पास में। हाँ, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हमारे पास में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर की। ये चीज थोड़ा समझ लेना, पी क्यू आर की ये चीज समझने वाली है, पी क्यू और हमारे पास में आर, ठीक है ना। यानी कि दो ट्रायंगल हमारे पास में क्या है, मैं बाहर चली जाता हूँ तो हमारे पास दो ट्रायंगल हमारे पास में क्या है, सिमिलर तभी होंगे भैया उनमें ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हमारे पास में क्या हो, सिमिलर हो। अच्छा बेटा ध्यान सुनो, अगर हमारे पास में मान लीजिए सिमिलर ना हो तब हमारे पास में यानी कि ट्रायंगल का हमारे पास में क्या है, यानी कि एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी कि क्षेत्रफल निकालना हो, अगर हमारे पास वो क्या है समरूप ना हो तो उस कंडीशन में यानी कि जो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बड़े एल्टीट्यूड में रहते हैं बेटा, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, HEIGHT हाइट, यानी कि 1/2 आधार मतलब कि बेस, आधार अपना आधार खोजो भैया, और हमारे पास में ऊंचाई। ये फॉर्मूला तब यूज करना बाबू जब हमारे पास ट्रायंगल समरूप ना हो। ये फॉर्मूले हमारे पास में तब यूज करना जब हमारे पास दो ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि यानी कि जो ट्रायंगल हमारे पास में क्या हो, जब हमारे पास में सिमिलर होंगे तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी उसका जो स्क्वायर होगा रेशियो लेकर के, वो हमारे पास में दोनों ट्रायंगल के जो यानी कि हमारे पास में क्या होंगे, एरिया होंगे उनके रेशियो के बराबर होगा। ये भी रेशियो में लिखी थी, ये भी रेशियो में लिख लो। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात, एनर्जी बहुत ज्यादा, मैं आज सबको पढ़ा डालूंगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास हो जाता है यानी कि हमारे पास किसके बारे में, इस फॉर्मूले के बारे में। यार इसी समय लगे हाथ लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 6.5 का मटेरियल देख लो। 6.4 का मटेरियल ये है, 6.5 का मटेरियल देखो ध्यान से। 6.5 का जो मटेरियल है दैट इज पाइथागोरस। मैं फटाफट लिखता हूं, आप कॉपी में नोट करो। पाइथागोरस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है, समकोण त्रिभुज पे काम करता है। समकोण बोले तो एक ट्रायंगल कम से कम 90 डिग्री हो। मान लीजिए ए बी सी हमारे पास में सबसे लंबी भुजा हमारे पास में कर्ण होती है। अगर इसको थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाली लंब नीचे वाली आधार। अरे भैया देखो ध्यान से, अगर हमारे पास में दो यानी कि हमारे पास में कोई भी ट्रायंगल हमारे पास में क्या है, अगर वो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में वो समकोण है यानी एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण के स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के होल स्क्वायर के बराबर होती है। झंझुन झंझुन खत्म भैया, खत्म ट्रायंगल चैप्टर खत्म, कहानी खत्म, हो खत्म भैया। और हमारे भैया सहपाठी जी कह रहे हैं कि इसमें कैंची वाले एंगल बता दियो, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास में कैंची वाले एंगल क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है, ये थीटा हमारे पास में, तो ये एंगल ये 45 ये भी 45 होगा। कैंची वाले एंगल बराबर होते हैं। इंटरनली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, इंटरनली हमारे पास में इंटीरियर एंगल हमारे पास में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जेड वाले जिसे हम लोग बोलते हैं, अपनी भाषा में जेड बोलते हैं, ये भी एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इतनी बात आती तो एरिया चैप्टर नाउ इज इन योर ओन हैंड्स, लेट्स सेलिब्रेट। तो कहानी खत्म हो गई, ट्रायंगल चैप्टर हमारे पास हो गया खत्म, सारे फॉर्मूला मैंने करा दिया क्विकली, आप लोग इसके साथ ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते अगले चैप्टर में देखते ले लीजिए। देखिए तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले, फटाफट देखिए ध्यान से, जानते कि फॉर्मूले क्या होते हैं। नंबर 1 सुनो भैया, नंबर 1 फॉर्मूला लिखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ, इसको मैंने मिला दिया, इस बिंदु का नाम P, इस बिंदु का नाम Q है। यहाँ पे मान लीजिए x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास निर्देशांक है, इसके हमारे पास x2 और y2 है। तो मैंने कहा कि इस PQ की दूरी बताओ, PQ बताओ, PQ यानी कि PQ की दूरी, PQ की दूरी। तो PQ की दूरी का फॉर्मूला होता है PQ बराबर रूट लगाओ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1, y2 माइनस का y1, y2 माइनस का y1, y2 माइनस का y1 का हमारे पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अब भैया मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु के निशान कितने होते हैं पास में, 0,0, यानी कि हमारे पास में मूल बिंदु से दूरी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो मूल बिंदु से दूरी हमारे पास क्या है, तो 0,0 मान लो इसको हमारे पास में, और इसको मान लो x1, y1 मान लो। अच्छा अब एक ही x है एक ही y है, तो y भाई x1 y1 क्यों मानते हैं, क्योंकि मिक्स हो जाएंगे ना, तो इसको 1 1 कर दिया, इसको 2 2 कर दिया। अब दोनों यार हमारे पास में क्या अलग ही अलग है, तो इसको x और y मान लो, तो लगा लो फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, PQ, मूल बिंदु से दूरी PQ मान लो,
तो पी क्यू मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो देखो ध्यान से x2 माइनस x1 होता है ना, तो x2 कितना है x माइनस 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या बन जाएगा, दैट इज विल बी p इक्वल टू x होल स्क्वायर प्लस का हमारे पास y का होल स्क्वायर, तो खत्म हो जाएगा। तो भैया ये एमसीक्यू में आएगा, हाँ आएगा, यानी मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ये हो गया। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, देखो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे a है, p है, और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, q है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 और y2 है। कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। इसका मिड पॉइंट हमें पता करना है कि मिड पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास m है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि x y के मान निकालो। यानी कि इस पॉइंट मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने वाले, मिड पॉइंट मध्य बिंदु निर्देशांक, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, यानी यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो तो मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निशान क्या होगा, देखिए तो x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्या, y1 प्लस का y2 अपान का हमारे पास में हो जाएगा 2, खत्म कहानी। यानी कि इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे हमारे पास x, ये x y लिखा थी ना, x कामा y यहाँ पे रख देना, हमारे पास मिड पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आवा कि नहीं बाटा, समझ में आ गया होगा आई थिंक, तो ये हमारे पास में हो गया। अगला देखिए ध्यान से, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए ध्यान से। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट हमारे पास में Q है, इन दोनों को मैंने मिला दिया। इसके कोऑर्डिनेट x y है, इसके x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 है और कामा हमारे पास में y2 है। मान लीजिए हमारे पास मैंने कहा कि ये एक m पॉइंट है, ये इसको यानी कि हमारे पास में मैंने बोल दिया कि 1:1 में काट रही है, यानी कि ये क्या है, m पॉइंट इसको पूरी लाइन को 1:1 में क्या है, डिवाइड कर रहा है। 1:1 में हमारे पास में क्या है, इसको डिवाइड कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, डिवाइड यानी कि सेक्शन बना रहा है, सेक्शन यानी कि सेक्शन फार्मूला, इसको आप मान लीजिए थोड़ी समय के लिए a। तो यार जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसको m1 m2 बोलते हैं, और यहाँ के कोऑर्डिनेट तो लिखे हुए हैं। सेक्शन फार्मूले को हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र बोलते हैं अपने एनसीईआरटी बच्चों के लिए, अपने प्यारे नन्ही यूपी बोर्ड बच्चों के लिए। तो विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या होगा, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट जैसे x y है, तो यहाँ नहीं यानी कि x कामा y, यानी ये हमारे पास में विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या आएगा, ठीक है ना। देखिए ये 1 1 किसके मान है, हमारे पास m1 m2 का मान है, तो ये फार्मूला होता है x बराबर m1 प्लस का m2 अपान m1 प्लस का m2, फार्मूला लिख गया है ना। अरे नहीं भैया, ये तो कट के 1 हो जाएगा, यहाँ पे लगाओ आप क्या x2, यहाँ पे लगाओ x1, फार्मूला रेडी। 12 21 यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे लगा लिया 1, y यानी कि यहाँ पे y भी निकालना होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास में m1 प्लस का m2 अपान का m1 प्लस का m2, यहाँ लगाओ y2, यहाँ लगाओ y1, यानी कि यार रखो कि 12 हमारे पास में 21। ये हो गया हमारे पास में सक्सेस फॉर्मूला, कहानी खत्म। टाटा बाय बाय। अब हम लोग क्या निकालेंगे आगे आई थिंक यहाँ तक आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो एक बार इसको लिख लीजिए, अगली बार में पूरे फार्मूले आ जाएंगे। अच्छा लग रहा, वेरी गुड, वेरी हैंडसम, वेरी जो भी हो, तो इसको इसके साथ ले लीजिए। हम लोग आगे कुछ फॉर्मूले इसको क्विकली आप करा देते हैं, ले लीजिए सर। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसका लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रेंगल दिए गए हैं, अब ट्रेंगल में साइड ना पता हो, उनके शीर्ष पता हो, वर्टेक्स, जैसे PQR हमारे पास में ये ऐसे कोऑर्डिनेट में लिखे हों, और हमने बताया कि अब बताइए कि एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना होगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कब त्रिभुज का क्षेत्र निकालने की बात कर रहे हैं, जब शीर्ष दिए गए हों, शीर्ष यानी बिंदु वाले मान दिए गए हों। कैसे करना है, पटाखा की इक्वल टू लगाओ, यहाँ 1/2 लिखो, यहाँ लगाओ ब्रेकेट। क्या करिए, यहाँ पे लिखिए आप x1 प्लस का यहाँ पे लिखिए आप x2 और प्लस का यहाँ पे लिख लिया आपने x3। अब क्या करना है, देखो ऐसे चलना है, y1 y2 y3, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, फिर रास्ता को फिर से पकड़ लेना है। तो आप 1 ले चुके तो 2 शुरू करो y2 से, तो y2 माइनस का y3। अब यहाँ पे जो खत्म हुआ वहां शुरू करो, y3 से खत्म करो, 3 बाद क्या आएगा 1, तो y1 हमारे पास आ जाएगा, y1 शुरू करो, तो y1 के बाद क्या आएगा, y2 आएगा, y2 आ गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द वर्टेक्स आर गिवन, यानी कि जब हमारे पास वर्टेक्स गिवन होंगे, शीर्ष गिवन होंगे, तो वहां पे ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। तो ये तरीका हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास में निर्देशांक क्वालिटी यानी कि निर्देशांक की जानते के सारे फॉर्मूले मैंने करा दी क्विकली, आप समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला चैप्टर उठाते ले लीजिए सर। चलिए तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यानी कि जो ट्रायंगल यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारे पास सारे फॉर्मूले में क्विकली आपको क्या करता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहला फॉर्मूला डाल लीजिए हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्मूले। क्या डाल लीजिए, रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए व्युत्क्रम सूत्र। क्या डाल लीजिए? व्युत्क्रम सूत्र। हिंदी आप लोग लिख लेंगे व्युत्क्रम सूत्र। देखिए ध्यान से, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं टेनामेंट का रेशियो। तो पहला देखिए ध्यान से, पहला हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास में क्या? कोसेक थीटा। और दूसरा हमारे पास में क्या होता है? कॉस। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस रेसिप्रोकल होता है 1/sec होता है। कॉस होता है हमारे पास 1/sec थीटा होता है। और तीसरा हमारे पास में क्या होता है? टैन, टैन थीटा। टैन कितना होता है? वह 1 का काट होता है। इनका रेसिप्रोकल आप लोग कर लेंगे। कोसेक कितना हो जाएगा? जब साइन का कोसेक तो कोसेक का साइन हो जाएगा, इतना कर लेंगे आप। कास का सेक है तो सेक का कास हो जाएगा। टैन का काट है तो काट का टैन हो जाएगा। चौथा हमारे पास इंपॉर्टेंट है टैन का। टैन थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है साइन थीटा पान का कॉस थीटा। तो अगर ये चौथा हमारे पास हो गया, पांचवा हमारे पास में क्या हो जाएगा? अगर काट निकालेंगे तो काट कितना हो जाएगा? इसको पलट लो यार, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा पान का हमारे पास साइन नीचे चला आएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो जो काट है हमारे पास में, काट थीटा हमारे पास में है, काट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा पान का हमारे पास में हो जाएगा साइन कॉस थीटा पान का हमारे हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये तो हो गया रेसिप्रोकल फॉर्मूले, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए ध्यान से, कौन फॉर्मूले बात करेंगे? आगे हम बात करेंगे आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटी यानी कि हिंदी बोलती तो सर्वसमिकाएं बोलते हैं। सर्वसमिका फॉर्मूला, समिका। आइए देख लेते हैं सर्वसमिका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए पहले सर्वसमिका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होगा ना, उसको हम 1 मान लेंगे, यानी उसके स्थान पे 1 लिख देंगे, ठीक है ना? यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो इक्वल टू 1 था, इसको उधर भेजो तो प्लस उधर जाके माइनस का, तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास हो गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। एक याद रखिए, इसी से बना लीजिए। अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालना चाहूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस निकालेंगे इक्वल टू 1 था, इसको उधर भेज दी तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो एक याद रख लीजिए, एक से आप लोग 3 बन जाएंगे। दूसरा देखिए ध्यान से, हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है? दैट इज 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। एक याद कर लीजिए, ये याद कर लिया। अब टेन निकालो, पक्षांतर करना है तो टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो इधर हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा लिखा था, इसको उधर भेजेंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा? इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेजे माइनस हमारे पास कितना हो गया? टेन स्क्वायर थीटा मान निकालेंगे तो ये इधर लिखा था, इसको उधर भेज के हमारे पास माइनस 1 हो गया। अगला फॉर्मूला देखिए ध्यान, सेक स्क्वायर थीटा, इसको अंदर ले लो हमारे पास, तो माइनस का हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बचेगा? इक्वल टू 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास में तीसरे फॉर्मूले हमारे पास हो गए, ठीक है ना? ये 3 फॉर्मूले यहाँ से याद हो जाएंगे। और हमारे पास में अगले फॉर्मूला हमारे पास में क्या? दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का हमारे पास में काट स्क्वायर थीटा। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप देख लेंगे कैमरे हमारा नहीं आ रहा है हमारे पास में, ठीक है ना? तो ये हमारे पास देखिए ध्यान से 1 प्लस काट यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना हो गया? 1 प्लस का काट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? तो ये हमारे पास में हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से अगर मैं यहाँ पे काट का मान निकालूंगा यानी कि काट स्क्वायर थीटा दैट विल बी कोसेक, तो पहले इधर लिखा था हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, ठीक है? कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेजो माइनस का 1 हो जाएगा। अगला हमारे पास में हो जाएगा क्या? यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा तो लिखा था, इसको अंदर भेजो तो माइनस हो जाएगा हमारे पास में काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 उधर लिखा तो रख दो। हमारे पास में 3 फॉर्मूले हमारे पास ये आ गए। तो ये हमारे पास होते हैं आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले, ये हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्मूले, इसको लिख लीजिए। कुछ फॉर्मूले में आपको अवगत कराता हूं, लेकिन स्टार्ट देखिए भैया। अगला फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? देखिए ध्यान से, अब पहले ये सीखिए। अगला फॉर्मूला तो है पाइथागोरस, वैसे तो हिंदी में लिख देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है ना? पाइथागोरस। अब ROUS सही कर लेंगे आप लोग, पाइथागोरस। लेकिन ये जो पाइथागोरस थ्योरम है यानी कि जो पाइथागोरस हमारे पास प्रमेय है, अब इसमें हमारे पास में क्या होगा? ध्यान से देखिए, ध्यान से। ये पहले देखिए कहां पे काम करता है। ये काम करता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज हो भैया, समकोण त्रिभुज होना चाहिए भैया, समकोण त्रिभुज। जैसे कि बोलूं तो मैं ये, यानी कि 1 डिग्री कितना हो हमारे पास में? कम से कम 90 डिग्री हो। जैसे कि ये मान लीजिए A, ये B हमारे पास, ये C, कम से कम 1 90 डिग्री उसे बोलते हैं समकोण। देखिए ध्यान सुनो, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। अगर B समकोण है तो किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो भुजा होती है दैट इज कर्ण, तो सबसे बड़ी ये हमारे पास एक कर्ण हो जाएगा, जिसे हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जो हमारे पास में अब ये दोनों यानी कि हमारे पास में ट्रायंगल बचे हुए हैं, यानी एंगल बचे हुए हैं। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो थीटा के सामने वाली हो जाएगी लंब, परपेंडिकुलर। तो नीचे एक ही बचेगी तो इसको क्या बोल देंगे? आधार बोल देंगे भैया, कहानी खत्म। लेकिन यहीं पे अगर इसी ट्रायंगल में ये तो कर्ण फिक्स है,
लेकिन अगर मैं ए बी सी दिया गया है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो थीटा सामने वाली ये हो जाएगी, तो अब की बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये तो हाइपोटेन्यूस सही है, अब की बार आधार ये बन जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे पास, थीटा के सामने वाली क्या होगी, लंब होगी, ठीक है ना, लंब सामने वाला क्या होगा, लंब, बगल वाला आधार। ये बात इंपॉर्टेंट है, लिख लिया, समझ लिया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो यार, इस लंब कण आधार के बारे में भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुनो, दैट इज साइंस, SCIENCE, साइंस का टीचर लाल बट्टे कक्का, अरे कक्कू, लाल बट्टे कक्का भैया। साइंस का मतलब यहां है हमारे पास साइन थीटा से, का मतलब हमारे पास है यहाँ कॉस थीटा से, टीचर का हमारे मतलब है यहाँ पे यानी कि टैन थीटा से। अब जो जिसके नीचे आ रहा वही उसका फॉर्मूला बन जाएगा। साइन के नीचे क्या आ रहा, अल्फा लंब, के फाल कर्ण, ए मतलब आधार, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड यानी कि बेस। तो यानी कि हमारे पास में साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से फॉर्मूला बन गया, लंब बटे कर्ण। कास क्या हो जाएगा हमारे पास में, आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला बन गया। टेन क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा हमारे पास, लंब बटे आधार, यानी साइन थीटा बन गया हमारे पास लंब बटे कर्ण, और जो हमारे पास में कॉस थीटा हमारे पास बन गया दैट इज आधार बटे कर्ण, और जो हमारे पास में टैन थीटा हमारे पास बन गया दैट इज यानी कि लंब बटे आधार। खत्म कहानी। अच्छा, क्या साइन पता तुम लोग कोसेक थीटा नहीं निकाल पाएंगे, कर्ण बटे लंब, भैया उल्टा होता, अभी मैंने जब बताया था। अगर कास पता, क्या सेक थीटा नहीं पता पाएंगे, कर्ण बटे यानी कि हमारे पास कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे चला आएगा, बता लेंगे। टैन पता क्या है, कॉट थीटा नहीं बता पाएंगे, ए ऊपर चला जाएगा, ए नीचे यानी कि आधार बटे हमारे पास ए ऊपर चला गया हमारे पास में, और ए हमारे पास नीचे चला गया, के ऊपर चला गया हमारे पास में, ए यहाँ पे नीचे आ गया। ये देखिए ध्यान से हो गया फॉर्मूले, तो ये भी फॉर्मूले आते क्लियर हो गए होंगे, हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे टेबल, यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज होती है ना 60 70 60 90 वाली, वो टेबल देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है वो, टेबल आपको क्विकली समझाता हूँ, तो उसको मैं अच्छे समझाऊंगा, उससे पहले आप इसका शीशा ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ले लीजिए सर। आज मैं इस टेबल को याद करने की आपको एक ऐसी यूनिक तरीका बताऊंगा जिसको जिंदगी में आप कभी भी ये टेबल आप भुला नहीं पाएंगे। ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं, कुछ भी नहीं याद करने, गिनती आती है, गिनती, काउंटिंग नंबर, शुरू करो गिनती। भैया इस वाले कॉलम में जीरो से लेकर गिनती लिखना शुरू करो, 0 1 2 3 एंड 4 लिख लिया, काम नंबर 1 पूरा हो गया। सभी नंबर को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड, 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 सबके ऊपर चढ़ा दो रूट, तो रूट चढ़ा दिया यहाँ पे, 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 आंसर आ गया। क्या किया, 0 से लेकर के 4 तक लिखा, सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, सबके ऊपर चढ़ा दिया रूट, इनकी जो वैल्यू आएंगी ना वही हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। 0 को किसी भी संख्या डिवाइड करो हमारे पास में, तो आंसर कितना हमारे पास में आएगा, 0 आएगा, तो ये हमारे पास रूट 0 ही होगा, यानी साइन 0 मान कितना होगा, 0 होगा। दो यहाँ सॉरी मैं काट दिया, मैं नहीं काटूंगा। देखिए रूट 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1 आएगी, रूट 4 की वैल्यू कितना हमारे पास में आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो 1/2, यानी कि 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हो गया। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो रूट 1 का मान तो 1 आएगा, रूट 2 का मान तो पता नहीं, तो रूट 2 का मान रूट 2 ही लिख लो, तो 1/√2 हो गया। रूट 3 का मान नहीं पता तो रूट 3 को ऐसे ही रखो, और रूट 4 का मान 2 होता है, दुनिया जानती है, ये हो गया। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 1 बचा, रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, खत्म कहानी। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 50 की वैल्यू 1/√3, 60 की वैल्यू 3/2 और 90 की वैल्यू कितनी है हमें पास 1, खत्म, टाटा बाय बाय। सर जी काश में क्या करें, अरे भैया उल्टा पट्टी पकड़ो, यहां से आप शुरू कर दिए और लिखना यहां शुरू करें, उल्टा लिख डालो। सब हमारे पास काश की वैल्यू पहले क्या है 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या हमारे पास में 1/√2 मैच कर गया, उसके बाद क्या हमारे पास 1/2, उसके बाद क्या हमारे पास में 0, काश याद हो गया। अरे भैया मैंने टैन के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, टैन थीटा इक्वल टू कितना हमारे पास होता है, साइन थीटा पान का कॉस थीटा। जैसे हमें यहाँ पे 0 की वैल्यू चाहिए, tan 0 की वैल्यू, तो यहाँ पे tan 0 चाहिए, तो अगर यहाँ पे 0 रखें तो यार आगे यहाँ पे 0 रखेंगे, तो tan 0 पान का cos 0, tan 0 कितना चेक करो हमारे पास 0 है, और cos 0 कितना हमारे पास 1 है। सुनो ये चीज समझ लीजिए ध्यान से, देखो यहाँ भी ये चीज बताता हूँ, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा, 0 को किसी भी संख्या डिवाइड करोगे आंसर कितना हमारे पास में आएगा, 0 आएगा। इसका उल्टा क्या होता है मैं वो भी इसी समय बता दूं, क्योंकि उसका यूज करेंगे। अगर मैंने क्या किया है, किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए 1 है, 5 है, 3 है, इसको 0 से डिवाइड करूं, इसको 0 से डिवाइड करूं हमारे पास में 0 से,
तो वो नंबर हमारे पास में क्या है, नॉट डिफाइंड है। ये चीज सीख लीजिए, कहानी खत्म। वो क्या हमारे पास नंबर है, वो नंबर नॉट डिफाइंड रहेगा। एक चीज और सीख लीजिए, अगर मैं क्या करूं इन्फिनिटी को मैं क्या करता हूं, इन्फिनिटी का मैं क्या करता हूं, अगर मैं 1/इन्फिनिटी निकालता हूं, 1/इन्फिनिटी, तो जो 1/इन्फिनिटी हमारे पास होता है ना, दैट इज जीरो। ये तीन बातें आप नोट करेंगे। इन्फिनिटी का उल्टा हमारे पास कितना होता है, इन्फिनिटी का उल्टा अगर हम लोग करते हैं, रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो कितना हो जाता है, जीरो। इतनी बातें पता है, और फटाफट कर लेते हैं। देखिए, तो tan 0 कितना हमारे पास हो जाएगा, तो इसको पट्टेम कर लो, या तो 0/, कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर साइन को नीचे कास वैल्यू पट्टेम कर लो हमारे पास में, तो यानी कि हमारे पास 0/1, तो 0/1 कितना हमारे पास आता है, 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। 30 को भी निकालो, तो 30 की वैल्यू देखो ध्यान से, ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, तो नीचे 2 है, नीचे भी 2 है, 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर से एक, नीचे से √3, तो 1/√3 आ गया। यहाँ √2 ये है, √2 ये है, 1/√2 ये, 1/√2 पूरा कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, √3/2 और 1/2, 2 कट जाएगा, √3/1, 1 नीचे लिखते नहीं तो √3 आ जाएगा। यहाँ 1/0, ध्यान सुनो, 1/0, तो 0 से 1 निकलना पॉसिबल है, 0 से 1 निकालना पॉसिबल नहीं, निकालना पॉसिबल हमारे पास, तो 0 से हम लोग क्या करें, 1 नहीं निकाल पाएंगे, ठीक, नहीं निकाल पाएंगे, 0 से 1 नहीं निकाल पाएंगे, तो नॉट डिफाइंड, यानी ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्यों होगी, समझ में आया नहीं आया, क्योंकि 0/1 करेंगे ना यार 90 के लिए, सॉरी 1/0 करेंगे, तो 1/0 कितना हमारे पास होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। कोसेक निकालना है, अरे गुरुवार देखिए ध्यान से, मैंने भी आपको बताया था कि जो कोसेक थीटा होता है ये उल्टा होता है किसके, 1/sin थीटा के, तो जो साइन की वैल्यू मिली उसको पलटाओ तो कोसेक मिल जाएगा। चलो साइन निकालो, तो 0 को पलटो, देखो 0 कैसे पलटेंगे, 0 पलटो कैसे पलटेंगे, 0 नीचे कुछ नहीं, 1 मान सकते, इसको पलटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/0, कितना आ जाएगा, 1/0, तो 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे चला गया, 1/0 कितना है, नॉट डिफाइंड, ये हमारे कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मजा आ रहा नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अब 30 निकाल लो, 1/2 हो जाएगा, 2/1 1 लिखते नहीं तो 2 हो जाएगा, ये 1/√2 तो √2 हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास 2 पर चला गया, √3 नीचे चला आएगा हमारे पास में, ठीक है ना, 2 पर चला गया, √3 हमारे पास नीचे चला आएगा, कोसेक किसको बदलेगा, साइन बदला हो गया, और 90 हमारे पास 1 है, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, देखिए यहाँ से वैल्यू आ गई फटाफट। अब सेक निकाल लीजिए, सेक किसका उल्टा होता है, मैं बता चुका हूँ कि जो सेक थीटा होता है उल्टा होता है 1/cos के, तो cos को उल्टा कर लीजिए, हमारे पास है cos थीटा, उसके सेक मिल जाएंगे, तो मिल लिखो भाई, cos हमारे पास ये है, 1 का उल्टा को तो 1/1 1 ही हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे कितना है पास, cos उल्टा सेक होता है, तो √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास √2 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो हमारे पास में, इसको पलटेंगे तो 1/0 कितना था, नॉट डिफाइंड, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लिख लेंगे आप लोग, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, हिंदी वाले बच्चों ने क्या लिखते हैं, अपरिभाषित लिख लीजिए। काट किसका होता है, tan का, तो 0 को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 0 नीचे 1 मानेंगे, पलटेंगे तो 1/0 हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद tan का उल्टा होता है तो 1/3 पलट लो तो 3 आएगा, √3, 1 बचेगा नीचे, पलटने का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 45, 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा, √3 को पलटोगे तो √3 नीचे 1 मान लो, √3 के नीचे 1 मान लो, इसको पलटेंगे तो 1/√3 चला जाएगा, तो ये हो गया 1/√3 हो गया 60 वैल्यू। नॉट डिफाइंड, अब नॉट डिफाइंड हमारे पास है, नॉट डिफाइंड नीचे 1 मान लो, पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी नीचे चला आएगा, तो 1/नॉट डिफाइंड कितना होता है, 0 होता है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गई टेबल भैया याद, बन गई टेबल आपकी, तो ये हमारे पास होती है टेबल, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टेबल थी, तो हम इसको कुछ फॉर्मूले होते रहते, ले लीजिए हमारे पास की शॉर्ट। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के सारे फॉर्मूले, फटाफट देख लीजिए। हमारे पास सर्कल नाम है ना, तो पहले सर्कल क्या होता है, जुनूदी सर्कल बना लिया, सर्कल में यहाँ से यहाँ क्या होती है, रेडियस होती है, पूरा ले लो, हमारे पास ये भी R होगा, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, इसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस, फेरेंस बोलते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं, ठीक है ना। ये कोल्ड होती है, यहाँ पे एक निडल रख करके यहाँ कुछ ऐसा चाप लगा दो, इसको लोग कोल्ड यानी कि चाप बोलते हैं, ठीक है ना, आर को बोलते हैं, ARC बोलते हैं। चलो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, बहुत जल्दी पढ़ाएंगे भाई। सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है हमारे पास में, πr², पहला फॉर्मूला। त्रिभुज यानी कि हमारे पास में क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हमारे पास होता है, πr²। उसके बाद हमारे पास में वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ, यानी कि सर्कल कितना होता है पास में 2πr। इसको सेंटीमीटर हम लोग, ये एरिया है
तो क्यूब में नाप स्क्वायर में नापेंगे ना, एरिया हमारे पास में है, मीटर में रहेगा तो मीटर में नाप लेंगे, मीटर स्क्वायर। पाइस क्या है कि लंबाई होती है, इसको किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे। बहुत ही बढ़िया। व्यास यानी कि हमारे पास में डायामीटर हमारे पास कितना होता है, ये रेडियस का 2 गुना होता है, तो r को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक तो बढ़िया है। अब देखिए ध्यान से, मैं अगले बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले आपको बताता हूँ क्विकली। देखिए ध्यान से, यही बता देता हूँ, यहाँ तक आ ही रहा होगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए सर्कल है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नीडल रखा और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया चाप। क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया चाप। तो मैंने कहा इस चाप की लंबाई कितनी होगी, यानी कि लेंथ ऑफ इस आर्क कितना होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ दूरी कैसे निकालेंगे, यानी कि हम निकालने जा रहे हैं लेंथ TH, लेंथ ऑफ आर्क ARC आर्क, यानी कि चाप की लंबाई। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कैसे निकलेंगी, देखो ध्यान कैसे निकालेंगे। देखो टोटल जो हमारे पास एक सर्कल होता है उसका एंगल कितना होता है, 360, तो 360 लिख लो। इससे ये कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करेगा, वहां पे थीटा लिख लो। और ये क्या है, परिध पर है ना, सरकमफेरेंस पे है ना, सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, तो मल्टी में 2πr कर लो। आंसर कितना आ गया हमारे पास में, आंसर आ गया। अब आर्क क्या है, एक लंबाई है तो सेंटीमीटर में आएगा। अच्छा आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ तक नहीं आ रहा तो इसको मैं आगे लिख देता थोड़ा सा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 से 2 काट भी सकते हो यार, तो थीटा अपान 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 8 16, और हमारे पास में 0 180 हो जाएगा। यहाँ 2 खत्म हो जाए, πr हो जाएगा। तो यानी कि πr कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया किसका, चाप की लंबाई का फॉर्मूला आ गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रेंगल है, ट्रेंगल नहीं सर्कल, क्या हो गया आज मुझे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ पीछे। ये एक सेंटर हमारे पास है। अब मैं इस ट्रेंगल को डिवाइड करूंगा बाई रेडियस, थ्रू रेडियस, यानी कि त्रिज्याओं को लेकर के मैंने त्रिज्या को लेकर के मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया। तो जो छोटा भाग है इसको बोलते हैं माइनर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, सेक्टर। और ये बड़ा वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, जो बड़ा वाला हमारे पास है, दैट इज व्हाट, मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो अगर हमें ये सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सेक्टर यानी कि सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड बेटा, त्रिज्यखंड बोलते हैं। यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना कितना होता है। देखिए ध्यान से, एंगल टोटल कितना होता है हमें, कि हमारे पास सर्कल का 360, तो 360 लिखो भैया। कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनाएगा ना यहाँ पे, कुछ ना कुछ एंगल, तो इसको ऊपर थीटा लिख लेना। मल्टीप्लाई, ये क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर, ठिंडुन। तो ये हमारे पास थीटा पान 360 इंटू πr स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए एक सर्कल है बउआ, बहुत ही बढ़िया। सर्कल को 2 भागों में बांटना है, लेकिन अब ये बांटेगा कोल्ड माने जीवा से 2 भागों में बांट दिया। एक भाग ये, एक भाग हमारे पास में क्या है, ये वाला भाग है। तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं माइनर, इसको सेगमेंट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर, इसको बोलते हैं सेगमेंट। और ये बड़ा वाला है, बड़े वाले को बोलते हैं मेजर। तो मेजर ये क्या हमारे पास हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा भैया, सेगमेंट हो जाएगा। सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं, तो वृत्तखंड मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। तो अगर मैं यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने बैठूं, सेगमेंट यानी कि जो वृत्तखंड हमारे पास है, वृत्तखंड का अगर मैं क्षेत्रफल निकालने बैठूं तो कितना हो जाएगा। ध्यान से देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान सुनो, देख क्या हो जाएगा। ध्यान सुनो यार, ये जो टोटल फॉर्मूला हमारे पास सेगमेंट के ना, उसको कॉपी कर लो, पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लो। हाँ पूरा काम करो। थीटा पान 360, ये कितना हमारे पास πr स्क्वायर, इसमें माइनस कर दो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। आंसर भैया, आंसर जो हमारे पास सेक्टर का फॉर्मूला था लिख लिया, उसमें से मैंने क्या किया, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा को डिवाइड कर दो, हमारे पास माइनस कर दो साइन थीटा से, तुम्हारी मिल जाएगा सेगमेंट का क्षेत्रफल। आर स्क्वायर यहाँ है, तो चाहो तो बाहर ले सकते हो। तो आर स्क्वायर का मैं बाहर ले लूँ तो थीटा पान 360, ठीक है ना, बाहर ले लिया तो कितना बचेगा, यहाँ पे पाई भी बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, आर स्क्वायर बाहर चला गया, मैं कितना बचेगा हमारे पास में साइन थीटा। तो कुछ किताबों में ये लिखा होता है, ये भी सही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हमारे पास में सेगमेंट, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो आर स्क्वायर
बाहर चला गया तो थीटा पाई बचा, थीटा पाई बच गया हमारे पास में, थीटा पाई और बच्चे में कितना गया 360 आ गया, माइनस लगा लिया, हाफ लिख लिया, आज स्क्वायर बाहर चला गया हमारे पास में तो हाफ, आज स्क्वायर बाहर चला गया हाफ लिख गया, ये बाहर चला गया हमारे पास में कितना बचा साइन थीटा बचा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि हमारे पास में यानी कि त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास में यानी कि वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट का फॉर्मूला आ गया। खत्म भैया चैप्टर, बस इसी फॉर्मूले से पूरी कहानी बनी है हमारे पास, ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब बढ़िया से हम लोग अगला चैप्टर उठाते हैं, ले लीजिए संसार फटाफट, ले लीजिए फटाफट। चलिए तो यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले में करा देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं फॉर्मूले कराने की बात करता हूं तो इसका मैं डेरिवेशन आपको कराऊंगा, लेकिन ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, तो मैंने सोचा कि हाई स्कूल की जो पूरी बुक हमारे पास मैथ के सारे यानी कि हमारे पास क्या है सारे चैप्टर के फॉर्मूले करा दिए जाएं। तो फॉर्मूले कहाँ से डिराइव्ड होंगे, मैं वो कराने बैठूंगा तो हमारे पास वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 4-5 घंटे हो जाएगी। तो मैं क्विकली फॉर्मूले यहाँ पे केवल लिख दूंगा आपको, यानी कि आपको इसको रिमेंबर करना होगा। और मैं एक वीडियो और डालूंगी जिसमें बताऊंगा ये फॉर्मूले बने कहाँ पे ना, पूरा मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा फॉर्मूले बने कहाँ है। यहाँ पे मैं सीधा केवल आपको फॉर्मूले बताता हूँ किस चीज का फॉर्मूला क्या होता है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा ये फॉर्मूले बने कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ स्क्वायर से। स्क्वायर ध्यान देखो, मैं शुरू करूँ भैया कहानी। स्क्वायर स्क्वायर माने कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग बोलते हैं, जिसकी चारों साइड क्या होती है बराबर हो, जैसे ये ए हमारे पास में। तो इसका मैंने कहा एरिया बताओ। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, हिंदी वाले बच्चे बार बार सुन ले, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, नहीं लिखेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो ए हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर आंसर। सेंटीमीटर में क्यों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना, मीटर में लिखा तो मीटर स्क्वायर लिख लेना। चलो मैं मीटर लिख लेता हूँ, मीटर स्क्वायर थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा निकालेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर को लोग बोलते हैं क्या, पेरीमीटर को लोग बोलते हैं परिमाप, क्या बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। अब की बार हिंदी लिख रहे हैं फिर बार नहीं लिखेंगे। पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं की क्या लंबाई। तो चारों भुजाओं की लंबाई देखो ध्यान से, ये कितनी है ए है, फिर क्या है हमारे पास में ए है, ये क्या है ए है, ये क्या है ए है। पेरीमीटर का सिंपल मतलब होता है कि चारों तरफ ये कितना बड़ा है, सब कुछ घूम डालो सारा पेरीमीटर होता है। तो 4A हो जाएगा हमारे पास में, 4A पेरीमीटर हमारे पास 4A। भुजा है ना, तो भुजा किस में आती है पास में, मीटर में आती है, हमारे पास में हो जाएगा मीटर। तो ये हमारे पास में हो गया 4A हो गया। अब देखो ध्यान से अगला हमारे पास में क्या है। अब देखो अगला हमारे पास में आई थिंक यहाँ तक आ जाएगा, दैट इज हमारे पास दूसरा हमारे पास में क्या है रेक्टेंगल। ये हमारे पास में क्या है, दूसरा हमारे पास में क्या है रेक्टेंगल है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक रेक्टेंगल है। ये क्या है रेक्टेंगल हमारे पास में, जिसे हम लोग बोलते हैं आयत। आयत क्या होता है, इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर हमारे पास में। जैसे ये L है तो ये भी L होगा, और ये B अगर हमारे पास में तो ये भी क्या होगा हमारे पास में B होगा। तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं यानी एरिया की बात करूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी है चौड़ाई भी है, ये फॉर्मूला हो जाएगा भैया किसमें, मीटर स्क्वायर में। इसका अगर मैं पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करूं तो कितना हमारे पास हो, चारों तरफ की लंबाई। तो L है, ये कितना हमारे पास में B है, फिर हमारे पास में क्या है L है, फिर कितना हमारे पास में B है। तो टोटल बन जाएगा 2L 2B। तो 2L और 2B हो जाएगा, दो कॉमन कर लीजिए हमारे पास, तो L प्लस का हमारे पास में B हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास में क्या, परिमाप आ गया। आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया। अगर आपको यानी स्क्वायर और हमारे पास में यानी कि आयत आ गया हमारे पास में, देखो इसी स्क्वायर में आप लगा, ये घन देखो घन, इसी स्क्वायर में लगा दीजिए आप हाइट। वैसे मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूले केवल करा रहा हूँ। वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा ये 2D फिगर कहलाता है ना। 2D फिगर में केवल क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। मैं ये सब चीजें किसी दिन बाद में बताऊंगा सत्वारी में। अभी मैं केवल आपको फॉर्मूले करा रहा हूँ। देखिए इसी घन में जो हमारे पास एक घन है ना, सॉरी ये जो हमारे पास में स्क्वायर है, इसमें आप हाइट लगा दीजिए हाइट। तो हाइट लगाने पर जो आकृति बन जाती दैट इज व्हाट, घन। घन क्या होता है, लूडो का पासा। अब ये घन हमारे पास 3D आकृति है। 3D आकृति में 3 चीजें निकालते हैं। 3 चीजों में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, पहले बार लिखे दे रहे हैं आपकी बार कर्ल्ड सरफेस एरिया, एक बार लिखे दे रहे हैं। कर्ल्ड सरफेस एरिया बोलते हैं यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको शॉर्ट में बोलेंगे CSA, कर्ल्ड सरफेस एरिया। तो कर्ल्ड का C, सरफेस का S, एरिया का A, तो CSA। दूसरा हम लोग निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ठीक ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल का T, सरफेस का S, एरिया का A, TSA इसको हम लोग बोलते हैं। अगली चीज निकालेंगे इसका हम लोग वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज आयतन। सुनो भैया
यहाँ तक आई थिंक आ रहा होगा, ठीक है ना हमारे पास में। तो देखिए ध्यान से हम लोग निकालते हैं। अब की बार मैंने लिख दिया अच्छे से, अब मैं हर बार क्या लिखूंगा, CSA लिखूंगा, समझ जाना कि कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है। TSA लिखूंगा, समझ जाना हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। वॉल्यूम को तो मैं वॉल्यूम लिख ही दूंगा, छोटा है हमारे पास में। यार मैंने बताया, मानूंगा नहीं, देख लीजिए, मैं क्विकली बता देता हूँ, देखो ध्यान से। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मैं आपको पूरा इसका डेरिवेशन कराऊंगा, अभी मैं फॉर्मूला करा रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमने पर जो चीज तुम देख सकते हो वो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया कहलाती है ना, कर्व सरफेस एरिया कहलाती है। और टोटल ले लें, चारों तरफ भी घूमे, ऊपर नीचे ले लें, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। कंफर्म हो गया, चारों तरफ घूमेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पे क्या है बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बहुत आसानी से दिखाऊंगा इसको, देख लीजिए, सही है हमारे पास में है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास में बुक है, तो बुक का काम हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो एक्चुअल में हमारे पास घनाभाकार है, क्यूबॉइड है। तो अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूं तो चारों तरफ ले लो, तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऊपर नीचे नहीं लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। टोटल में सब लेना है। आयतन क्या होता है, आयतन मतलब हमारे पास क्या होता है, मैं आयतन समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से, मेरे पास कुछ है समझाने के लिए, नहीं है, देखिए है मेरे पास एक्चुअली। तो देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इंक डिब्बी है ना हमारे पास में, तो इसके अंदर कितनी, देखो आयतन का मतलब होता है कैपेसिटी, क्या होता है, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, पोटेंशियल, यानी कि इस इंक की डिब्बी के अंदर कितनी इंक आ सकती है वो उसी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक है ना, क्षमता कहलाएगी, उसे आयतन बोलते हैं। शुरू कर दो। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसको भैया, कर्व सरफेस एरिया होता है चारों तरफ। देखो अगर तुम जो लूडो का पांसा होता है तो उसमें देखो, लूडो का जो पांसा होता है उसमें प्रत्येक जो साइड होती है वो किस साइड की होती है, वर्गाकार की होती है, सब वर्ग ही होते हैं। तो अगर एक वर्ग एक स्क्वायर के, यानी भाई घन है हमारे पास, घन वर्ग से बना है, तो इसकी 6 दीवारें इसमें होती है, 6 दीवारें। मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, अच्छा सुनो, इनमें 6 फलक होते हैं, 6 फलक, 6 फलक को बोलते हैं फेस, 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस का जो हमारे पास साइज होता है वर्गाकार का होगा, चारों भुजाएं बराबर होती है, जो लूडो का पासा होता है। तो हमें तो कर्ल चाहिए, तो चारों तरफ घूमेंगे तो ऊपर नीचे छोड़ जाएगा, 4 बचेंगी, तो एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा। सबका आकार क्या है, ये वर्ग आकार का है, ये छोटा मोटा हो गया लेकिन ये वर्ग है, आप समझ चलिए। तो इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर। भैया हम एरिया निकाले ना क्षेत्रफल, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा इसका हमारे पास में क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो 4a स्क्वायर इसका होगा कर्व सरफेस एरिया। ऊपर नीचे हमारे पास एक ऊपर है और एक नीचे, जोड़ डालो सबको, तो 4a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो 4 और 2 एक यहाँ 6, तो 6a स्क्वायर हमारे पास हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये दोनों लिख लो भैया फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले लिख लो। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, वर्ग प्रति क्षेत्रफल, ये हमारे पास हो गया संपूर्ण प्रति क्षेत्रफल। आयतन, भैया जिस प्रकार से किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, उसी प्रकार किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई करते हैं। अच्छा लंबाई, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ लंबाई है यानी कि L है, तो मैं इसको L लिख देता हूँ। ये हमारे पास चौड़ाई B और ये हमारे पास क्या, हाइट H है। तो देखो सब कुछ हमारे पास, यार सब कुछ हमारे पास क्या है, वर्ग आकार का है। तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, सब कुछ A ही तो होगा, क्योंकि चारों भुजाएं सब कुछ बराबर होती है यार। तो यहाँ पे लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है, चौड़ाई लंबाई भी, ऊंचाई भी, सब कुछ A है। तो A मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाती है, तो ये हमारे पास A क्यूब हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब निकालते हैं आयतन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ गया, हमारे पास में क्या, ये हमारे पास हो गया यानी कि घन का आयतन हो गया। इसका हिस्सा ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्टार्ट। देखिए अब हम लोग घनाभ के फॉर्मूले देखेंगे। घनाभ कैसे बनता है, जो हमारे पास में यानी कि रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में आप हाइट लगा दीजिए तो जो आकृति मिल जाएगी दैट इज आवर घनाभ। अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इसको क्या, क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। सुनो, क्यूबॉइड का हम लोग से देखेंगे यानी कि कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, यानी कि वर्ग प्रति क्षेत्रफल देखेंगे। देखो इसका हमारे पास में, इसका यानी पेरीमीटर कितना था, परिमाप 2l+b था ना, इसमें किसी कमी, हाइट की कमी है, तो इसमें हाइट जोड़ दो तो हमारे पास मिल जाएगा किसका, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास TSA का। तो 2l+b, तो ये क्या था, परिमाप था किसका, एक हमारे पास में यानी कि आयत का, इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट, तो हमारे पास बन जाएगा TSA। CSA टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसको याद कर लो, मैं फटाफट करा दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास हो जाएगा 2lb, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। किसी दिन मैं बताऊंगा ये फॉर्मूले कहां से बनी, मैं आपको सभी सीधा करा रहा हूं फटाफट, ठीक ना। 2 बाहर लो, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका TSA आ गया, यानी टोटल सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम क्या होता है, वैल्यू तो मैं बता चुका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई L, चौड़ाई हमारे पास में B, ऊंचाई हमारे पास में H, ये हमारे पास क्या, इसका वॉल्यूम आ गया, खत्म कहानी। अगला देखिए ध्यान से, हमारे पास में क्या है, जैसे मान लीजिए अगला फॉर्मूला लेते हैं हम लोग इसको, चलिए मान लो ले लिया हमने यहाँ पे क्या, सिलेंडर ले लिया। ये हमारे पास सिलेंडर है,
सिलेंडर की खासियत समझो कि सिलेंडर के ऊपर और नीचे का जो व्यास होता है वो बराबर होना चाहिए। व्यास अगर बराबर नहीं है, डायमीटर अगर बराबर नहीं है, तो वो सिलेंडर नहीं बन जाएगा फ्रस्ट्रम। तो हमारे पास व्यास का बराबर होना जरूरी है। यहां से यहां तक की रेडियस r मान लीजिए, इसकी हाइट हमारे पास h, दोनों रेडियस बराबर होनी चाहिए। अगर व्यास बराबर तो रेडियस बराबर ही होंगी, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मैं निकालूंगा क्या, इसका मैं निकालूंगा क्या, CSA, उसका मैं निकालूंगा क्या, यानी कि TSA, इसका मैं निकालूंगा क्या, वॉल्यूम। आई थिंक यहां तक आ रहा होगा, एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं। तो CSA निकालेंगे यानी कि कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कट सरफेस यानी कि वर्क प्रति क्षेत्रफल। तो CC कितना हमारे पास हो जाएगा, ध्यान देखिए, इसका होता है हमारे पास 2 पाई RH, ठीक है ना। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास होता है, ठीक है ना, 2 पाई RH। तो कट हो गया, यानी चारों तरफ हो गया। ऊपर एक सर्कल है तो पाई R स्क्वायर, नीचे भी एक सर्कल है प्लस का पाई R स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास बन जाएगा, मैं कहाँ लिख दूँ, तो पाई R स्क्वायर, ये पाई R स्क्वायर एक है, एक यहाँ पे जोड़ लोगे कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 बन जाएगा। मैं सीधा लिखता हूँ, तो यानी कि 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे H बचा हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में जाकर 2 पाई R चला गया तो R बचा। तो ये हमारी 2 पाई R और 2 पाई R H प्लस R हमारे पास क्या हो गया, इसका TSA हो गया, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, हिंदी समझ रहे हो ना। हमारे पास ये वर्क प्रति क्षेत्रफल, ये संपूर्ण प्रति क्षेत्रफल। अगर मैं इसके आयतन की बात करूं, आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका होता है पाई R स्क्वायर H। कितना होता है, पाई R स्क्वायर H। तो ये हमारे पास हो गया किसका फॉर्मूला, ये हमारे पास हो गया यानी किसका फॉर्मूला, ये हमारे पास हो गया यानी कि बेलन के फॉर्मूले हो गए। बेलन ये किसकी, क्या कौन सा फिगर बना हुआ है हमारे पास में, बेलन बना हुआ है, जिसको लोग बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। इसका साल ले लो, कुछ फॉर्मूले में इसकी और करा देता हूँ, ले लीजिए सर, ठीक है। यानी कि हम लोग यानी कि अब क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले के बारे में चर्चा कर लेंगे। ये बना हमारे पास में शंकु, ठीक है ना। ये हमारे पास टोपी आकार का होता है, जो यानी कि जोकर लगाए होते हैं। तो इसका TSA कितना होता है, CSA यहाँ पे लिखा हुआ है। CSA को बोलते हैं वर्क प्रति क्षेत्रफल, और TSA को बोलते हैं संपूर्ण प्रति क्षेत्रफल, V को बोलते हैं आयतन। तो इसका जो TSA होता है दैट इज पाई RL, कितना होता है, पाई R और L होता है। TSA कितना होता है, दैट इज पाई RL प्लस हमारे पास में पाई R स्क्वायर। यहां से चाहो तो पाई R कॉमन कर सकते हो, तो L बचा, पाई R चला गया तो हमारे पास में R बचा, तो पाई RL प्लस R बचा। वॉल्यूम होता है जो हमारे पास में पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर H किसका होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है आयतन। इसका कर दो तिहावा यानी कि 1/3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ यानी कि बेलन होता है उसको 1/3 से गुणा कर दीजिए तो मिल जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर। मिल जाएगा हमारे पास शंकु का आयतन। यहाँ पे देखिए जैसे मेरे पास क्या है, गोला, तो गोला हमारे पास में, तो गोले का हमारे पास में CSA कितना होता है, तो गोले का हमारे पास में जो CSA हमारे पास में होता है दैट इज 4 पाई R स्क्वायर। कितना हमारे पास होता है, 4 पाई R स्क्वायर। कितना होता है पास में, 4 पाई R स्क्वायर। अच्छा मजे वाली बात का TSA भी 4 पाई स्क्वायर होता है, दोनों इक्वल होते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई R क्यूब। टोट को इसको जल्दी से, क्या हमारे पास में जो वॉल्यूम है ये हमेशा मीटर क्यूब में निकालते हैं। जो एरिया जितने भी है, चाहे कट सरफेस एरिया, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, इसको हम लोग मीटर क्यूब में, इसको किस में निकालेंगे, मीटर स्क्वायर में निकालेंगे। क्यूब लिखा है, ठीक है ना, पावर 3 लिखा है। अगर मीटर में लंबाई चौड़ाई है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब कर लेंगे। अच्छा तो ये पाई R स्क्वायर हो गया, 4 पाई R स्क्वायर हो गया, 4 पाई R स्क्वायर हमारे पास में हो गया, ठीक है ना। और वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब हो गया। इधर आ जाइए हमारे पास में, इधर देखिए हमारे पास में कैसे निकालेंगे। जो अर्धगोला हमारे पास में होता है, तो अर्धगोला का तो यानी कि CSA है, यानी जो कट सरफेस एरिया हमारे पास में कैसे निकालेंगे, तो इसका जो कट सरफेस एरिया हमारे पास में होता है, देखिए ये अर्धगोला का हाफ है, तो अर्धगोला का हाफ कर लो, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 बचेगा, तो 2 पाई R स्क्वायर बचेगा। CSA कैसे निकालेंगे, सॉरी TSA, तो ये हमारे पास इसमें जोड़ दो एक, यानी कि 3 पाई R स्क्वायर। मैं आपको बताऊंगी फॉर्मूले कैसे बने, भी मैं आपको याद करा रहा हूँ। तो 2 पाई R स्क्वायर ये होता है हमारे पास 3 पाई R स्क्वायर। वॉल्यूम इसका हाफ कर लो तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 2/3 पाई R क्यूब हमारे पास में बच जाएगा। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूले से क्विकली कर लीजिए, इसी सवाल लीजिए, हम आगे बढ़ते, ले लीजिए फटाफट। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अगला हम लोग फॉर्मूला देखेंगे फ्रस्टम। फ्रस्टम के फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, फ्रस्टम टम यानी इसको हिंदी में बोलते हैं छिन्नक। क्या बोलते हैं, छिन्नक। तो छिन्नक क्या होता है, गिलास जो होता है, देखिए बेलन जो होता है सिलेंडर, इसमें मैंने बताया कि ऊपर नीचे दोनों जो सर्कल लगे होते हैं उनके एरिया बराबर होते हैं।
छिंडक में क्या होता है, एरिया की घटा बड़ी, यानी जैसे ऊपर छोटा है हमारे पास एरिया, नीचे बड़ा कर जैसे गिलास टाइप के हमारे पास में, तो इस आकार की आकृति छिन्नक कहलाती है। चलो मान लिया ये हमारे पास हाइट h है, ये r1 है, मान लिया ये हमारे पास मान लेते हैं r2 है, और ये मान लेते हैं स्लांट हाइट हमारे पास मान लो त्रिकोण कितना है l है। तो अगर मैं इसका ये एक्चुअल में बनता कैसे, जो कोण होता है, कोण यानी शंकु जो होता है, शंकु को ऊपर से काट गिरा दोगे, इतना काट गिरा दोगे तो ये पोर्शन बचेगा बीच वाला यहाँ से, ठीक ना। तो ये हमारे पास में ऐसे बनता है। तो अगर मैं यानी कि इस फ्रस्टम का वैल्यूम निकालूं, वैल्यूम बोले तो आयतन, तो ये आयतन कितना होगा देखो। अब एक्चुअल में ये जो हमारे पास में फ्रस्टम है ये एक्चुअल में बना तो यानी शंकु से ही है, यानी तो इसका जो शंकु फॉर्मूला क्या होता है यानी कि आयतन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए ध्यान से h तो यार सेम ही हमारे पास, यहाँ भी h यहाँ भी h है। अब के रेडियस 2 हो गए तो a रेडियस बदल जाएंगे, देखो क्या होगा फॉर्मूला। तो 1/3 हमारे पास में पाई, ठीक है पाई लिख लो, h ठीक है h लिख लो। ये जो r आपके पास ये हो जाएगा r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर प्लस r1 और r2, ये हमारे पास हो जाता है आयतन का फॉर्मूला फ्रस्टम का। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कट सरफेस एरिया कितना होता है हमारे पास में पाई RL। तो L तो ठीक ही है, एक ही L यहाँ, एक ही L यहाँ पे, त्रिज्याएं बदल गई, त्रिज्या तुम यहाँ भी बदल लेना। तो देखिए ध्यान से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पाई L रहेगा, R हमारे पास कितना हो जाएगा R1 और नीचे भी हमारे पास R2 हो जाएगा। इसका निकालेंगे हम लोग क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, समकोण क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे देखो, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बीच घुमाओ, तो बीच घुमाओ कितना ले लेंगे पाई L, और ये कितना है R1 प्लस का R2। एक सर्कल ऊपर रखा है तो ऊपर वाले का एरिया कितना होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R कितना है R1 का होल स्क्वायर, और नीचे रखा है तो कितना हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में पाई, और इसकी त्रिज्या कितना R2 है तो R2 का होल स्क्वायर, तो पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। वॉल्यूम ले चुके हैं। इसकी स्लांट हाइट से L का मान निकालो। देखो अगर L का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होता है √h का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का हमारे पास में होल स्क्वायर। कंडीशन अप्लाई, R1 मस्ट बी ग्रेटर टू R2। वैसे मैंने यहाँ पे R1 छोटा लिया है, लेकिन ये फॉर्मूला आप इसको एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे उल्टा कर लीजिए, R2 माइनस R1 कर लीजिए, मतलब कि बड़े से छोटे घटाना है, ठीक है ना, जो यानी कि हमारे पास रेडियस दी रहेंगी। तो ये हो गई हमारे पास स्लांट हाइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हमारे पास हो जाते हैं कंप्लीट। ले लीजिए शॉर्ट।